तो कहानी की शुरुआत होती है एक भयानक भविष्यवाणी से। सिर्फ 10 सालों में ईस्ट का ये खुशहाल फेडरेशन किंगडम पूरी तरह तबाह होने वाला है। और इस तबाही की वजह 5 लेजेंडरी कैलेमिटीज का एक ग्रुप, जिन्हें दुनिया 5 ग्रेट सिंस के नाम से जानती है। ये कोई मामूली विलन्स नहीं है, ये तो कुदरत की ताकतों जैसे हैं। बेहिसाब पावर वाले बीइंग्स जिनकी किस्मत में ही सबकी बर्बादी लाना लिखा है। रैथ, ग्रीड, स्लॉथ, प्राइड और ऑब्सेशन एक बार ये सामने आ गए तो समझो सब कुछ जलकर राख होना तय है। और ये पूरा का पूरा किंगडम, इसका हर शहर और हर एक जान सिर्फ मलबा और राख बनकर रह जाएगा। लेकिन एक आदमी है जो ये भविष्य जानता है, और इसे रोकने के लिए उसने एक बहुत ही डेस्परेट और शायद पागलपन भरा फैसला लिया है। वो उन्हीं विलन्स का पैटर्न बन गया है जो इस दुनिया को तबाह करने वाले हैं। पीछे मुड़कर वो खुद से सोचता है, मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना बड़ा मामला बन जाएगा। देखो, अपनी पिछली जिंदगी में हमारा प्रोटैगोनिस्ट बस एक मामूली सा वेज स्लेव था जो हफ्ते के 78 घंटे की कमरतोड़ नौकरी में पिसा जा रहा था। उसे इसेकाई ट्रक ने टक्कर मार दी और उसका पुनर्जन्म एक शानदार फैंटेसी वर्ल्ड में एक नोबल बनकर हुआ। सुनने में तो ये किसी सपने के सच होने जैसा लगता है ना? खैर, लेकिन इसमें एक पेंच है, उसे एक अक्षर भी पढ़ना नहीं आता। उसके नए बटलर को उसे बताना पड़ता है, आपने इसे उल्टा पकड़ा है, और ऊपर से उसके पास जरा भी पावर नहीं है। फिर भी एक काउंट की फैमिली का निकम्मा यंग मास्टर होने के अपने फायदे हैं। उसे ऐसी दावत मिलती है जिससे एक छोटी मोटी आर्मी का पेट भर जाए। पेट भरकर खाने के बाद एक मेड पूछती है, क्या आपका हो गया? मैं सोने से पहले आपको नहाने में मदद कर देती हूँ। खूबसूरत मेड्स उसकी खातिरदारी करती हैं और उसे नहलाती हैं। हाँ यार, ये उसकी पिछली जिंदगी से तो पक्का एक अपग्रेड है। वो इस पल का पूरा मजा लेते हुए सोचता है, लाइफ हो तो ऐसी। लेकिन जैसे ही वो रिलैक्स कर रहा होता है, एक मेड बातों बातों में कहती है, यंग मास्टर्स कल लौट रहे हैं, इसलिए आज रात जल्दी सो जाइएगा। वो पूछता है कि वो किसके बारे में बात कर रही है, और वो जवाब देती है, यंग मास्टर लियो और टोनियो। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं जैसे आप अपनी ही फैमिली को नहीं जानते? ये नाम कुछ खतरनाक रूप से जाना पहचाना लगता है। उसके चेहरे का आलसी और सुकून भरा एक्सप्रेशन जम जाता है, और उसके चेहरे का निशान अचानक से और भी ज्यादा खतरनाक दिखने लगता है। उसका ये आलीशान सपना एक झटके में बुरे सपने में बदल जाता है। वो टब में उछल पड़ता है, जिससे सारा पानी बाहर छलक जाता है, और मेड्स घबराकर उसका नाम चिल्लाती हैं। उसका दिमाग डर के मारे चीख उठता है, रुको, क्या मैं साइकेडेलिया में हूं? वो इस नाम को जानता है। ये उस बेहद मुश्किल टर्न बेस्ड आरपीजी का टाइटल है जिसे वो अपनी घटिया जिंदगी से भागने के लिए दिन रात ग्राइंड किया करता था। उसे याद है कैसे उसने अनगिनत घंटे उस गेम में डुबो दिए थे, मॉन्स्टर से लड़ते हुए और दुनिया एक्सप्लोर करते हुए। क्योंकि उसे गेम का ब्रूटल मेन क्वेस्ट याद है, चाहे आप कोई भी रूट चुनो। जिस पल 5 ग्रेट सिंस सामने आते हैं, सब कुछ नर्क बन जाता है। किंगडम, नोबिलिटी, शहर, सबकी ऐसी तबाही शुरू होती है जिसे कोई नहीं रोक सकता। और उस तबाही की बिल्कुल शुरुआत में, मेन स्टोरी के शुरू होने से भी पहले, मुसीबत की जड़ होती है एक खास नोबल फैमिली, द हाउस ऑफ पैलेटियो। यानी उसकी नई फैमिली। उसका सबसे बड़ा भाई लियो किंग ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स है, और दूसरा बेटा टोनियो किंग ऑफ ड्रग्स है। वो घुटनों पर गिर पड़ता है और उसकी नई सच्चाई का सारा बोझ उस पर आ गिरता है। वो इस फैमिली को जानता है, ये सिर्फ विलन्स नहीं है, ये तो स्टार्टर विलन्स हैं। गेम का सबसे पहला साइड क्वेस्ट ही इनके क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन एवलॉन को इन्वेस्टिगेट करना होता है। ये तबाही का पहला डोमिनो है जो गिरता है, 5 ग्रेट सिंस के कहर की सबसे पहली कैजुअल्टी। और वो एक एक्स्ट्रा विलन है, वो निकम्मा तीसरा बेटा जो बाकी सबके साथ ही खत्म हो जाता है, एलन पैलाटियो। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए वो पूरी तरह से नाउम्मीदी में डूबा हुआ है। वो रोते हुए सोचता है, काश वो वापस जाकर वही हफ्ते में 78 घंटे काम करने वाला वेज स्लेव बन जाता। इस ऐशो आराम का क्या फायदा जब उसे 10 साल में मरना ही है? वो दुख जताते हुए कहता है, मुझे ही बिना पावर्स वाला फैंटेसी कैरेक्टर क्यों मिला? बाकी लोगों को तो क्या क्या मिलता है। ये तो इतिहास की सबसे खराब इसेकाई किस्मत होनी चाहिए। लेकिन फिर इस नाउम्मीदी के अंधेरे में उसके दिमाग की बत्ती जलती है। रुको, पावर्स? ये जानना कि 10 साल में क्या होने वाला है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर है। ये तो एक प्रॉफिट होने जैसा है। उसकी आंखों में एक नया इरादा चमकता है। तो क्यों ना मैं इस दुनिया की तबाही की वजहों को ही जड़ से खत्म कर दूं? और इसीलिए अपनी खुद की शांति भरी नोबल लाइफ के लिए वो 5 ग्रेट सिंस को सुधारने का फैसला करता है। वो सोचता है कि ये मुमकिन होना चाहिए, क्योंकि इस टाइमलाइन में अभी तो वो सब सिर्फ बच्चे हैं। 2 महीने बाद एलन का ग्रैंड प्लान शुरू हो चुका है। वो अपनी स्टडी में बैठा है। वो अपने नए काम पर रखे नाइट इवान से रिपोर्ट सुन रहा है, जिसकी एक आंख पर पट्टी है। इवान बताता है, हमने ईस्ट के
ह्यूमन टेस्टिंग सेंटर से अनाथ बच्चों को रेस्क्यू कर लिया है और ऑर्फनेज का मैनेजमेंट यूटिया नाम की एक लड़की पर छोड़ दिया है। वो इवान की स्किल्स की तारीफ करते हुए कहता है, मेरी नज़रें पारखी हैं, तुम सच में बहुत स्किल्ड हो। वो इवान को एक बहुत ही अजीब, ज़बरदस्ती वाली और क्रीपी सी स्माइल देता है। इवान साफ साफ कंफ्यूज होकर पूछता है, अच्छा ये तारीफ थी, है ना? आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से कुछ पता नहीं चल रहा। एलन सोचता है कि इस बॉडी का असली मालिक तो एक खुली किताब जैसा था। उसके इमोशंस हमेशा चेहरे पर साफ दिखते थे, और अब एक मामूली सा एक्सप्रेशन देने के लिए भी उसे अपने चेहरे को फिजिकली हिलाना पड़ता है। मुझे लगता है इस बॉडी पर मेरा कंट्रोल चेहरे पर आकर खत्म हो जाता है। यह है इवोन, साइकेडेलिया गेम का एक बहुत ही रेयर, ईमानदार और वफादार कैरेक्टर। धोखे से भरी इस दुनिया में उसके जैसा आदमी किसी खजाने से कम नहीं, और इसीलिए एलन ने उसे तुरंत हायर कर लिया था। इवान सीधे मुद्दे पर आता है, आपने कहा था कि ये सब यूटिया नाम की लड़की को बचाने के लिए है, सही कहा ना? वो कहता है कि एक मर्सिनरी होने के इतने तजुर्बे के बाद भी वो ये बता सकता है कि यूटिया कोई मामूली बच्ची नहीं थी। उसे टेस्टिंग फैसिलिटी के वो टूटे और डरे हुए बच्चे याद आते हैं, लेकिन यूटिया वो सबसे अलग थी। जंजीरों में जकड़ी और कैद होने के बावजूद उससे एक शांत मगर खौफनाक पावर निकल रही थी। इवान समझ नहीं पा रहा था कि इतनी स्ट्रांग लड़की भला खुद को ऐसे कैद क्यों होने देगी। इसलिए वो एक सीधा सा सवाल पूछता है, आप उसे यहां क्यों नहीं लाए? उसे वहां रखने में कोई फायदा नहीं है। एलन का एक्सप्रेशन एकदम डेडली सीरियस हो जाता है। भले ही ऐसा लग रहा हो कि वो उसे नज़रअंदाज कर रहा है, लेकिन वो इवान को यकीन दिलाता है, उसे वैसे ही छोड़ना मेरे प्लान का हिस्सा है, क्योंकि वो उसकी असली पहचान जानता है, यूटिया ब्लूडिया, एक नॉन ह्यूमन जिसकी किस्मत में लिखा है कि वो पावर के लिए एक दूसरी दुनिया के बीइंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी और बनेगी रैथ, 5 ग्रेट सिंस में से एक, द ब्लडी क्वीन, जिसकी किस्मत में लाखों लोगों को मारना लिखा है। लेकिन अगर उसे शांति से बड़ा होने दिया गया तो वो कभी भी रात के रूप में अवेकन नहीं होगी। इसके साथ ही एलन सोचता है कि उसने अपने भविष्य पर मंडरा रहे एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब को तो संभाल लिया है। वो अपना गला साफ करता है, अपने नाइट को असली मिशन देने के लिए तैयार। वो इवान को देखकर एक रहस्यमयी अंदाज में कहता है, अभी वक्त नहीं आया है। इवान पूरी तरह से हैरान है, अभी वक्त नहीं आया है? एलन उसे इंस्ट्रक्शंस देता है, ध्यान रहे कि कोई इस बारे में बात न करे, और उन्हें अच्छे खासे फंड से स्पॉन्सर भी करना। और फिर वो उसे एक सीलबंद खत देता है, और ये यूटिया को दे देना। इवान कंफ्यूज होकर खत ले लेता है। एक खत? क्या ये जरूरी है? एलन कूल बनते हुए कहता है कि ये बस तसल्ली देने के लिए है, क्योंकि बेचारी ने बहुत कुछ झेला है। ऑर्डर मिलते ही इवान अपने घोड़े पर सवार होकर ऑर्फनेज की ओर निकल पड़ता है। एलन खिड़की से उसे जाते हुए देखता है, और उसका शांत चेहरा उस बड़े जुए को छिपा रहा है जो उसने अभी खेला है, क्योंकि उस खत का असली मकसद सिर्फ तसल्ली देना नहीं था, बल्कि उसमें एक खास कोट लिखना था जिसे उसने दर्जनों बार सुना था जब गेम में आर्च बिशप पूरी तरह से अवेकन हो चुके सिन ऑफ रैथ को शांत करने की कोशिश करता था। आर्च बिशप एक स्पेल बोलता था, सिन ऑफ रैथ, शांत हो जाओ। वो मंत्र हमेशा एक ही होता था, एगोनी ऑफ द डार्क, इम्पैसिविटी ऑफ द ब्राइट, बिलोंगिंग विद द फॉल। गेम में ये सीन खून जैसे लाल चांद के नीचे होता था जब रैथ अपनी पूरी खौफनाक पावर दिखाती थी, लेकिन तब तक हमेशा बहुत देर हो जाती थी। स्पेल फेल हो जाता था और प्लेयर को एक खतरनाक बॉस बैटल में उतरना पड़ता था। लेकिन अब शायद अभी देर नहीं हुई है, वो लड़की अभी भी एक बच्ची है, उसके पागलपन में डूबने से पहले। एलन अंगड़ाई लेता है, उसे थोड़ी कामयाबी महसूस होती है। भविष्य की एक तबाही का काम तमाम, अब बस 4 और बची हैं। वो जानता है कि ये सुनने में पागलपन लगता है, गेम के एक कोड से भविष्य की एक मॉन्स्टर को दोस्त बनाने की कोशिश करना, लेकिन क्योंकि ये नॉन ह्यूमन्स उन कट्टरपंथियों जैसे होते हैं जो किसी दूसरी दुनिया के भगवान को पूजते हैं, तो उसे लगता है कि ये जुआ खेलने लायक है। उधर इवान पहुंचकर वो खत एक छोटे कद की सफ़ेद बालों वाली लड़की यूटिया को देता है। इवान उससे निकल रही बेहिसाब माना को महसूस कर सकता है। वो एक अजीब बच्ची है जिसके चेहरे पर लगभग कोई इमोशन नहीं है। वो उसे खत देता है और वो उसके सामने एक डरावनी गुड़िया जैसी बनकर खड़ी रहती है। लेकिन जैसे यूटिया कंफर्म करती है कि ये खत मिस्टर एलन ने भेजा है, उसका इमोशनलेस चेहरा चटक जाता है। उसके छोटे से शरीर से एक बेहद खौफनाक ऑरा फूट पड़ता है। वो मुझे अपने पास क्यों नहीं रखना चाहते? वो पूछती है, और उसकी आवाज़ से गुस्सा टपक रहा होता है। इवान के ठंडे पसीने छूट जाते हैं। उसकी माना खून जैसी लाल लकीरों के रूप में फिजिकली नजर आ रही है। इस तरह की पावर तो सिर्फ उसी के पास हो सकती है जो मास्टर रेल्म तक पहुंच चुका हो। उसकी आंखें, जो अब खून की तरह लाल जल रही हैं, उसे जान से मारने के इरादे से घूरती हैं। अचानक एलन के वो अजीब शब्द, अभी वक्त नहीं आया है, का मतलब उसे अब पूरी तरह समझ आ जाता है।
ये एक चेतावनी थी। जैसे ही इवान सबसे बुरे के लिए खुद को तैयार करता है, यूटिया की नज़र खत में लिखी बातों पर पड़ती है। वो उस अजीब पैसेज को जोर से पढ़ती है और जैसे ही वो शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, उसका जानलेवा ऑरा एक पल में गायब हो जाता है। उसके गालों पर हल्की सी लाली आ जाती है। वो खुद से फुसफुसाती है, ये एक वादा है जिसे सिर्फ मास्टर ही जानते हैं। मैं समझ गई। इवान बस हैरानी से घूरता रह जाता है जब वो दम घोटने वाला प्रेशर हट जाता है। अब उसे आखिरकार समझ आता है कि एलन का टाइमिंग से क्या मतलब था। वो शब्द एक मैसेज था, एक ऐसा कोड जो सिर्फ यूटिया ही समझ सकती थी। रात का हार्बिंजर, भविष्य की ब्लडी क्वीन। अब खुशी से उस खत को अपने सीने से लगा लेती है और एलन के लिए उसकी वफादारी अटूट हो जाती है। उधर मैंशन में एलन चैन की नींद सो रहा है, इस बात से पूरी तरह अनजान कि अभी अभी वहां जिंदगी और मौत का कैसा ड्रामा हुआ है। किताबों के ढेर को छानते हुए एलन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो खुद से बड़बड़ाता है, यार क्या ये यहां भी नहीं है? तीसरे बॉस के बारे में क्लूज ढूंढते ढूंढते तो मेरा सिर फटा जा रहा है। तभी उसका वफादार नाइट इवन लाइब्रेरी में आता है। यंग मास्टर, जिस दूसरे बच्चे के बारे में आपने बताया था, हमने उसे बचा लिया है। चौंक कर एलन झटके से खड़ा हो जाता है। सच में? तुमने ये पक्का किया ना कि उस बच्चे के साथ बहुत प्यार से पेश आए? एवन अपने मिशन को याद करता है। बिल्कुल, उस बच्चे को इलीगल स्लेव मार्केट से बचाने के बाद, लेकिन उसकी रिपोर्ट एक अनचाही आवाज से बीच में ही कट जाती है। अरे ये तो एलन है, एक भारी भरकम आदमी। तिरछी हंसी के साथ कमरे में घुसता है। यह है टोनियो पलाशियो, एलन का दूसरा भाई और ड्रग्स का किंग। वो एलन के कंधे पर हाथ रखता है, उसकी आवाज में पूरा मजाक भरा था। तुझ जैसा अनपढ़ गंवार किताब पकड़कर क्या कर रहा है? अरे हाँ, मैंने सुना है आजकल तू पढ़ाई लिखाई कर रहा है। वो एलन का सिर दबाता है। अपने इस भाई को जवाब दे। एलन एकदम सुन्न पड़ जाता है। मन ही मन वो अपनी किस्मत को कोस रहा था। ये हमेशा इतनी मुसीबत क्यों बनता है? ओरिजिनल एलन ये सब कैसे सहता था? मेरा तो मन कर रहा है कि पलट कर जवाब दूं, लेकिन वो जानता था कि अपने इस गैंगस्टर भाई के सामने वो कुछ नहीं कर सकता। अदब दिखाने का नाटक करते हुए एलन झुकता है। लगता है आपको लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी है तो मैं चलता हूं। लेकिन टोनियो उसे जाने देने के मूड में नहीं था। एक घमंडी मुस्कान के साथ टोनियो एलन को लात मारकर जमीन पर गिरा देता है और अपना जूता उसके सिर पर रख देता है। तुझे अपनी औकात पता है, हैं? लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कर पाता, हवा को चीरता हुआ एक डैगर आता है और उसके चेहरे से बस कुछ इंच की दूरी पर दीवार में धंस जाता है। टोनियो के चेहरे से हवाइयां उड़ जाती हैं। वो झटके से अपना सिर घुमाता है। उसका चेहरा सदमे से सफेद पड़ चुका था। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, जिससे और भी ज्यादा खतरनाक ऑरा निकल रहा था। ये था सबसे बड़ा बेटा लियो पलाशियो, प्रोस्टिट्यूशन किंग। वो टोनियो को घूरते हुए चेतावनी देता है, भाई, मैंने तुमसे कहा था कि लाइब्रेरी में आते वक्त अपना ये छिछोरापन बाहर छोड़कर आया करो। तुमसे ड्रग्स की बदबू आ रही है, वक्त रहते दफा हो जाओ। दोनों भाई एक दूसरे के आमने सामने थे, हाथ में डैगर, और कमरे में जानलेवा टेंशन भर गया था। जब वो एक दूसरे में बिजी थे, एलन को मौका मिल जाता है और वो ऐसे रेंग कर भागता है जैसे उसकी जान दांव पर लगी हो, क्योंकि सच में लगी थी। एलन को गेम का पहला सबक्वेस्ट याद आता है, पलाशियो काउंटी की जांच करो, जो कि बुराई का अड्डा था, जहां ड्रग्स बिकते थे और एवलॉन नाम का प्रोस्टिट्यूशन रिंग चलता था। ये फैमिली प्लेयर को दुनिया के करप्शन की पहली झलक देने के लिए थी। लेकिन इनकी पावर तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा है, वो सोचता है। इस पूरी फैमिली का डायनामिक एक टिक टिक करते टाइम बम जैसा है, और इस सब के सेंटर में है इन दो कमीने भाइयों के बीच गद्दी के लिए एक बेरहम जंग। लियो अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम, प्रोस्टिट्यूशन किंग, और टोनियो एक बड़े ड्रग कार्टेल का मैनेजर, ड्रग किंग। ये दोनों हमेशा एक दूसरे की जान के दुश्मन बने रहते हैं। एलन कांप जाता है। अपनी प्यारी जान बचाने के लिए मैं इन दोनों से पंगा नहीं ले सकता। उसका उनके झगड़े के बीच में फंसने का कोई इरादा नहीं था। उनके टकराव की ताकत से पूरी लाइब्रेरी में एक शॉकवेव फैल जाती है। एलन के दिमाग में बस भागने का ख्याल था। एवन जल्दी से अपने यंग मास्टर को उठने में मदद करता है और उसे इस बवाल से बचाता है। वो पास के सोफे पर धड़ाम से गिर जाता है। उर्ग। एवन देखता है कि उसके मास्टर की तो पूरी हवा निकल गई है। वैसे वो दूसरा बच्चा भी कुछ मामूली नहीं लग रहा था। एवन बात बदलने की कोशिश करते हुए रिपोर्ट करता है। एलन कोई जवाब नहीं देता, बस एक हल्की सी आह भरता है। एवन वहीं खड़ा रह जाता है, कंफ्यूजन में एक मूरत बना हुआ। एवन एलन को देखकर सोचने पर मजबूर हो जाता है। यंग मास्टर जैसे किसी को इलीगल स्लेव मार्केट और दूसरे रीजन में हो रहे सीक्रेट बायो एक्सपेरिमेंट्स के बारे में कैसे पता चला? आखिर कैसे? एलन की आत्मा को थकान से शरीर से बाहर निकलते देख एवन इस नतीजे पर पहुंचता है, लगता है इन्हें खुद को संभालने में बहुत मुश्किल होती है। बाद में
एलन थोड़ा ठीक होकर सोफे पर आराम कर रहा होता है। एवन अपनी रिपोर्ट जारी रखता है। यंग मास्टर, आप काफ़ी अजीब हैं। आपने उस बच्चे को अनाथालय भेज दिया। एलन बस हामी में हुम्म करता है। एवन की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। क्या उसने कहा कि वो बच्चा मामूली नहीं लग रहा था? बिल्कुल, वो मामूली नहीं है। एलन अच्छी तरह जानता है कि उन्होंने किसे बचाया है। वो सिर्फ गैर मामूली नहीं है, वो तो तबाही मचाने वाले लेवल का है। क्योंकि यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो सेंट्रल नेशन है वो है कॉलियन किंगडम, और जिस बच्चे को उन्होंने स्लेव मार्केट से बचाया था वो कोई और नहीं बल्कि साइकेडेलिया का दूसरा बॉस डेउस मकालियन था। गेम में डियोस एक ट्रैजिक कैरेक्टर था जिसे गुलामी में बेच दिया गया था और एक जालिम मालिक से दूसरे जालिम मालिक के पास जाते हुए उसके साथ बेरहमी से बुरा सलूक हुआ था। इस कभी न खत्म होने वाली तकलीफ ने उसकी छिपी हुई पावर्स को जगा दिया और वो 5 ग्रेट सिंस में से एक बन गया, द सिन ऑफ स्लॉथ। उसका जागना तो सिर्फ असली खौफ की शुरुआत थी। गुस्से और निराशा में उसने अपनी पावर्स को खुला छोड़ दिया और पूरी की पूरी किंगडम्स को इतने भयानक तरीकों से तबाह कर दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये कहानी का इतना क्रूर हिस्सा था कि कई प्लेयर्स ने गेम ही छोड़ दिया था। एलन उन खौफनाक यादों से कांप जाता है। अपने नाम सिन ऑफ स्लॉथ के बिल्कुल उल्टा, वो एक बहुत मेहनती इंसान के तौर पर जाना जाता था जो एहसान और बेइज्जती दोनों का बदला कई गुना ज्यादा चुकाता था। इसीलिए मैंने एवन को जोर देकर कहा था कि डियूस के साथ बहुत प्यार से पेश आए। वो चाय की एक चुस्की लेता है। इस भयानक जानकारी के बावजूद उसके चेहरे पर शांति थी। एवन पूछता है, तो जो चिट्ठी आपने यूटिया को भेजी है वो क्या उस दूसरे बच्चे के बारे में है? हाँ, वही। एलन एकदम मासूमियत से कहता है, मैंने बस उसे कहा कि इस थोड़े बीमार बच्चे का ख्याल रखे जो मैंने उसके पास भेजा है, और साथ में थोड़ी इधर उधर की बातें भी लिख दी। इस बीच अनाथालय में दूसरे बच्चे खुशी खुशी खेल रहे थे, लेकिन एक लड़का डियूस अपने ट्रॉमा की वजह से सबसे अलग अकेला खड़ा था। उस रात चांदनी में वो अब भी अकेला था। फटे हुए गाउन में एक टूटी हुई परछाई। अचानक नजर के सामने एक जोड़ी खूबसूरत जूते आते हैं। यूटिया उसके पास आती है। तुम टूटे हुए हो। उसकी सुर्ख लाल आंखें उसे स्कैन करती हैं। ऐसी चीजें देख रही थीं जो कोई आम इंसान नहीं देख सकता। ये तो उस चीज के निशान हैं। उसका हाथ कांपता है, सालों के जुल्म से पतला और जख्मों से भरा हुआ। यूटिया इन निशानों को तुरंत पहचान जाती है। यह ब्लैक गोट का काम था, है ना? उसके होठों पर एक हल्की, सब कुछ जानने वाली मुस्कान तैर जाती है। फिर भी ग्रेट मून ने तुम्हें चुना है, मुबारक हो। उसकी अपनी पावर उनके चारों ओर घूमने लगती है। तो उस पावर को महसूस करो जो तुम्हें बख्शी गई है और अपने पोटेंशियल को बाहर आने दो। अगर तुम वफादार रहे और उसका हुक्म माना, वो रात के अंधेरे में फुसफुसाते हुए एक लालच देती है, तो तुम्हें अपना बदला मिलेगा। जवाब में डेप्स के छोटे से शरीर से बैंगनी एनर्जी का एक सैलाब फूट पड़ता है। उसकी सोई हुई पावर आखिरकार बिना किसी रोक टोक के बाहर निकल रही थी। यूटिया अब कंट्रोल में एलन की चिट्ठी पकड़े हुए थी। वो मन में सोचती है, तो ठीक है, अब मुझे अपना पहला जवाब भेजना चाहिए। फिर वो एलन की चिट्ठी पढ़ती है। चिट्ठी बहुत सिंपल और फ्रेंडली थी। यूटिया, कैसी हो? मैं ठीक हूं। आज मेरे दूसरे भाई ने मुझे कुर्सी की तरह इस्तेमाल किया। हा, मजेदार है ना? और इसी तरह की बातें। 1 साल बीत जाता है। एवन घबराया हुआ लाइब्रेरी में भागते हुए आता है। गजब हो गया, वो कमीना। नहीं, मेरा मतलब है दूसरे यंग मास्टर। एलन अपनी किताबों से नजर उठाकर बस एक शब्द कहता है जो हवा में गूंजता है, क्या? एवन चौंकाने वाली खबर देता है, वो कमीना मर गया। ये खबर एलन को एक झटके की तरह लगती है। टोनियो मर गया? इतनी जल्दी? गेम में तो उसकी मौत एक बहुत बड़ा इवेंट थी जो काफी बाद में होता है। हम फ्यूनरल देखते हैं, एक ठंडा बेरंग सा माहौल जिसमें टोनियो एक खुले ताबूत में लेटा हुआ है। फ्यूनरल में एलन अपने पिता काउंट को देखता है जो 2 औरतों के साथ खड़े थे और बुरी तरह से बोर हो रहे थे। अपने ही बेटे के फ्यूनरल में ड्रग्स और औरतें लेकर आना है। मुझे पता था ये फैमिली गड़बड़ है, लेकिन यार सच में एक डार्क फैंटेसी जॉनर है। एलन वापस ताबूत में पड़े टोनियो को देखता है। खैर, टोनियो का गलती से गिरने से मर जाना, ये तो मेरी यादों से अलग है। गेम में तो सालों की लड़ाई के बाद लियो ने खुद टोनियो को बड़ी मुश्किल से मारा था और चिल्लाया था, आखिरकार इतने सालों बाद मैंने उस कीड़े को मार ही दिया, अब मैं ही असली वारिस हूं। लेकिन अब लियो फ्यूनरल में खड़ा था और उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी, जैसे उसकी तो लॉटरी लग गई हो। एलन को असलियत पता थी। कम से कम अपने इमोशंस तो छिपाने की कोशिश कर। कातिल या तो लियो है या उसके बंदे। एलन अपने भाई के ताबूत के सामने खड़ा था और उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। ओरिजिनल टाइमलाइन पहले ही बदल रही है। खैर, मुझे तो बस 5 डेडली सिंस को सुलझाना है। 1 और साल बीत जाता है। टोनियो की आसान मौत से गद्दी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी,
लियो ने ड्रग्स का बिजनेस अपने हाथ में ले लिया और काउंटी में एक अजीब सी शांति छा गई थी। एलन और एवन शांति से दोपहर की चाय का मजा ले रहे हैं। एलन यूतिया का पेनपाल बन गया था, एक ऐसा कनेक्शन जो उसके हिसाब से भविष्य में काम आएगा। वो उसकी ताज़ा चिट्ठी पढ़ता है जिसमें दूसरे बच्चों के बारे में एक प्यारी सी रिपोर्ट थी। यूना छुपन छुपाई में अच्छी है, हिदान लड़ाई वाले खेल में अच्छा है और डियस बिना किसी परेशानी के बड़ा हो रहा है। उसे पपेट चलाना पसंद है। एलन मुस्कुराता है। अगर ऐसे देखो तो ये सब अच्छे बच्चे हैं। वो चिट्ठी के नीचे नजर डालता है। यहाँ नीचे इस महीने की स्पॉन्सर लिस्ट है। लिस्ट फिर से बढ़ गई है। ये दिलचस्प है कि उस छोटे से अनाथालय के लिए और भी स्पॉन्सर्स आ रहे हैं। मम, इवन एक पेस्ट्री खाते हुए कहता है तो अजीब, लेकिन फिर भी अच्छी बात है। ओह हाँ, एवन बात बदलते हुए कहता है, जिस चीज को आप ढूंढ रहे थे उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन गिल्ड से कॉल आया था कि उन्हें एक क्लू मिला है। एलन की आंखें चमक उठती हैं। सच में? चलो शुक्र है। वो ध्यान से केक का एक टुकड़ा मुंह में रखता है। उसका दिमाग पहले ही दौड़ने लगा था। उसे ठीक ठीक पता था कि ये क्लू किस लिए है। ये जरूर तीसरे बॉस के बारे में कोई पुरानी किताब होगी। आखिरकार मैं उस बंदे को भी ढूंढ पाऊंगा। सब कुछ आराम से चल रहा है। कितनी शांत शाम है, या कम से कम उसे तो यही लग रहा था। लेकिन एलन की ये शांति उसकी प्यारी सी नासमझी की नींव पर बनी थी। ठीक उसी पल उसके अच्छे बच्चे स्ली तबाही मचा रहे थे। मार्गोट नाम की एक ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन साइट पर लियो का एक गुर्गा डींग हाँक रहा था। पलाशियो फैमिली का बड़ा बेटा काफी दरियादिल है। वो हमेशा बड़े बड़े इनाम देता है। उसका साथी हामी भरता है। हाँ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अब कुछ 100 मेंबर्स हो गए हैं, लेकिन उनका जश्न ज्यादा देर नहीं टिकता। पलक झपकते ही पूरी की पूरी साइट एक कसाई खाना बन जाती है। जमीन पर लाशें बिछी थीं, जिन्हें एक अनदेखी ताकत ने खामोश कर दिया था। बचे हुए लोगों में से एक खौफ से देखता है कि कैसे उसका अपना हाथ उसकी मर्जी के खिलाफ एक तलवार उठा रहा है। नहीं, मेरा हाथ अपने आप हिल रहा है, एक अनदेखे पपेट चलाने वाले के जोर देने पर। लीडर का साथी भी तलवार को अपने ही गले में घोंप लेता है। बाकी आदमियों ने भी तलवारें और डैगर्स अपने ही गले में घोंप लिए थे। उनके शरीर चीर दिए गए थे। और फिर परछाइयों से बाहर निकलता है इस पूरे कत्लेआम का मास्टरमाइंड। ये डियोस था। उसकी आंखें बैंगनी रोशनी से चमक रही थीं, क्योंकि वो अपने शिकार को जादुई धागों से कंट्रोल कर रहा था। मौत का एक संगीत बजाते हुए वो अकेला नहीं था। यूटिया उसके बगल में खड़ी थी, इस खूनी मंजर को ठंडे सुकून से देख रही थी। आज का पपेट शो मुझे पसंद आया। डियोस पूछता है, क्या ये सब करने का कोई मतलब है? यूटिया ड्रग डीलर्स की लाशों को देखती है। क्यों? क्या तुम्हें इन पर तरस आ रहा है? नहीं, डियोस सपाट आवाज में जवाब देता है, क्योंकि ये लोग ड्रग्स बनाने के लिए इंसानों को पीसते हैं। मैं बस ये नहीं जानता कि इसका मेरे बदले से कोई लेना देना है भी या नहीं। बिल्कुल मदद करेगा, यूटिया समझाती है और उसकी अपनी पावर भड़क उठती है। ये उसके वापस लौटने के लिए जगह बनाने की नींव है। जब वो आएगा तो हम जगह को ऐसी वैसी कैसे रहने दे सकते हैं? डियोस समझ जाता है। उनकी पावर एक साथ उमड़ पड़ती है, एक दूसरे से जुड़ते हुए। वो अपने मास्टर के लिए दुनिया को तैयार कर रहे थे। 2 तबाहियां, रैथ और स्लॉथ, चांदनी रात में एक साथ खड़े थे और उनका मिशन साफ था। एनर्जी की एक बहुत बड़ी लहर उस जगह से फूटती है और उस ड्रग्स के अड्डे को नक्शे से पूरी तरह मिटा देती है। पीछे बस एक सुलगता हुआ गड्ढा छोड़कर वो रात के अंधेरे में गायब हो जाते हैं। सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक ही होगा। हम ब्लू मून उसकी तलवार बनेंगे। तो भाई, 2 साल गुजर चुके हैं जब से एलन ने यूटिया यानी सिन ऑफ रैथ से अपना कनेक्शन बनाया था, और यूटिया को उसने ऑफनेज में अपनी आंख और कान बना के रखा था। इस बीच उसका वफादार नाइट इवान बाकी के फ्यूचर कैलेमिटीज को ढूंढ ढूंढ कर बुरी तरह थक चुका था, और अब वो अपने लेटेस्ट मिशन से पूरी तरह पस्त होकर लड़खड़ाते हुए वापस लौटता है। वो आकर सीधा बेफिक्र एलन के सामने गिर जाता है, जो बैकयार्ड में मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था। इवान हांफते हुए कहता है, हाँ, मैं वापस आ गया। आप बैकयार्ड में थे। अपनी बची कुची ताकत लगाकर इवान एक थका हुआ थम्सअप करता है। 5वें वाले को भी कामयाबी से ऑफनेज भेज दिया गया है। एलन राहत की एक गहरी सांस लेता है। सिर्फ 2 सालों में अपनी गेम की नॉलेज और इवान के स्किल्स को इस्तेमाल करके उसने बाकी बचे तीनों सिंस को उनकी दर्दनाक किस्मत का शिकार होने और मॉन्स्टर बनने से पहले ही बचा लिया था। उसे याद आता है कि तीसरे सिन ग्रीड को खोजने में कितनी दिक्कत हुई थी, पर आखिर में सब ठीक हो गया। अपने वफादार नाइट को इनाम देने के लिए वो उसे एक ट्रीट देता है। ये लो, खा लो। पर इवान को ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आता। उफ कमीने, अरे मजाक कर रहा था। एलन उसके सामने मैक्रून्स का एक पूरा टॉवर पेश करता है और इवान एक भूखे इंसान की तरह उस मीठे इनाम पर टूट पड़ता है और मुंह में ठूसने लगता है। एलन उसके पास खड़ा होता है,
चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए। सब कुछ बढ़िया किया, अब तुम आराम कर सकते हो। इवान पूछता है कि क्या ऑर्फनेज से जुड़ा सारा काम अब खत्म हो गया है, और एलन हाँ कह देता है। इवान एक गहरी राहत की सांस लेता है, पर तभी उसका ध्यान अपने मास्टर के अजीब से शांत चेहरे पर जाता है। क्या आप खुश नहीं हैं, यंग मास्टर? घास पर लेटे हुए एलन कहता है। मैं खुश हूं, पर इवान जवाब देता है, लेकिन आप लग तो नहीं रहे। एलन अपने चेहरे पर एक बहुत ही छोटी और झूठी सी मुस्कान लाने की कोशिश करता है। मैं मुस्कुरा तो रहा हूं अभी, पर इवान को एक पल के लिए भी यकीन नहीं होता। चलिए मान लेते हैं कि आप मुस्कुरा रहे हैं। फ्यूचर सिंस को इकट्ठा करने का अपना मिशन पूरा होने के बाद एलन खुद को कुछ पल की शांति देता है और घास पर लेटकर धूप का मजा लेने लगता है। वो अंगड़ाई लेते हुए मन में सोचता है, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि सब कुछ इतना अच्छा जाएगा। उसका मेन क्वेस्ट है साइकेडेलिया के 5 फाइनल बॉसेस, यानी 5 सिंस को उभरने से रोकना। उनमें से हर एक का अतीत बहुत भयानक था। उन्हें ऐसे टॉर्चर और अब्यूज से तोड़ा मरोड़ा गया था कि उनकी दुनिया खत्म कर देने वाली पावर्स जाग उठी थीं। वो ऐसे टूटे हुए बच्चे थे जो ओरिजिनल टाइमलाइन में नफरत और निराशा की आग में जलकर ऐसे कैलेमिटीज बन जाते जिन्हें कोई नहीं रोक सकता था। एलन जानता था कि उन ट्रोमैटिक घटनाओं के होने से पहले उन सबको बचाने के चांसेस ना के बराबर थे, पर किसी तरह उसने ये कर दिखाया और उनके पूरी तरह टूटने से पहले ही उन्हें बीच में रोक लिया। उसे डर था कि कहीं उसे बहुत देर ना हो जाए, पर अब वे सब उसके स्पॉन्सर किए हुए ऑर्फनेज में एक ही छत के नीचे सुरक्षित हैं। एलन पूछता है, ऑर्फनेज कैसा चल रहा है? इवान यूटिया का लेटेस्ट लेटर पकड़ाते हुए रिपोर्ट करता है, हमेशा की तरह सब कुछ ठीक चल रहा है। एक समय था जब वो टूटी हुई गुड़ियों की तरह लगते थे, लेकिन अब वो काफी बेहतर हो गए हैं। एलन लेटर खोलते हुए सिर हिलाता है। अच्छा, लगता है अब हमें उनके लिए कोई अलग केयरटेकर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सच में और शायद थोड़ी मासूमियत से इंप्रेस हो जाता है। मैंने सोचा नहीं था कि यूटिया इतना अच्छा काम करेगी। वो मन ही मन सोचता है, क्या ये उसके कैरेक्टर बैकग्राउंड की वजह से है जो वो ऑर्फनेज को लेकर इतनी सेंटिमेंटल है? लगता है अगर मैंने और दखल अंदाजी की तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अपना सिर खुजाते हुए वो धीरे से मुस्कुराता है। यूटिया कुछ मामलों में काफी अच्छी लड़की है। इवान उत्सुक होकर आगे झुकता है। क्या उसमें कुछ खास लिखा है क्या? एलन लेटर से पढ़ता है और उसके दिमाग में मासूमियत की एक बहुत ही प्यारी तस्वीर बन जाती है। सब ठीक है, कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे से पल बढ़ रहे हैं। आपको ड्यूज के बारे में तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और इसी बात पर बाकी बच्चों की भी ज्यादा फिक्र मत कीजिएगा। एलन संतुष्टि से अपनी आंखें बंद कर लेता है। नहीं, मैं तो बस खुश हूं कि वे सब अच्छे से बड़े हो रहे हैं। उन्हें इतनी अच्छी तरह से बढ़ते हुए देखकर मैं कह सकता हूं कि माहौल ही सच में सबसे जरूरी होता है। तभी इवान वो सबसे बड़ा सवाल पूछता है, आप उन बच्चों से कब मिलने का प्लान कर रहे हैं? आप हमेशा कहते हैं कि सही वक्त आएगा। एलन के चेहरे का खुशनुमा भाव गायब हो जाता है और उसकी जगह एक बेहद सीरियस एक्सप्रेशन आ जाता है। ओह, उस बारे में मेरा उनसे कभी भी मिलने का कोई प्लान नहीं है। वो समझाता है कि हाँ, उनके करीब रहना अच्छा होता, लेकिन उनकी इन गेम पर्सनैलिटीज ऐसी नहीं थीं जिनके साथ वो रहना चाहे। सिंस में बदलने के बाद वो कितने क्रूर हो गए थे, ये यादें आज भी उसे डराती हैं। उनके इन गेम अत्याचारों की याद ही उसे कंपाने के लिए काफ़ी है। वो मानता है ये अब उतना बुरा नहीं होगा क्योंकि मैंने उन घटनाओं को झेलने से पहले ही उन्हें बचा लिया है, पर मुझे अभी भी डर लगता है। एक पल सोचने के बाद वो एक बीच का रास्ता निकालता है। शायद 5 साल बाद इवान बस जवाब देता है, मैं समझा। खैर, जो भी हो, एलन जानता है कि वो यूं ही आराम से नहीं बैठ सकता। वो वापस अपनी ट्रेनिंग में लग जाता है और सोचता है, मुझे इस मनहूस डार्क फैंटेसी दुनिया में खुद को बचाने के लिए स्किल्स की जरूरत है। एलन मन ही मन सोचता है, खुशकिस्मती से मैजिक के लिए टैलेंट चाहिए और ये बॉडी एकदम परफेक्ट है। तभी अचानक इवान पूछता है, क्या आपने ब्लू मून के बारे में सुना है? एलन को कुछ समझ नहीं आता। ब्लू क्या? कभी नाम नहीं सुना। तब इवान समझाता है कि वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रिमिनल गैंग्स का शिकार करके फेमस हो रही है। एलन कमेंट करता है, वो कचरा साफ कर रहे हैं, जो सुनने में तो अच्छा लगता है, पर फिर वो मजाक उड़ाता है, मैंने तो कभी उनका नाम नहीं सुना। मुझे यकीन है कि वो जल्द ही गायब भी हो जाएंगे। लेकिन तभी इवान एक बॉम्ब फोड़ता है, मैंने सुना है कि वो तो नोबल्स तक को मार देते हैं। ये सुनकर एलन की रीढ़ में कंपी छूट जाती है। उसकी शांति भरी जिंदगी अब खतरे में पड़ सकती है। वो चिल्लाकर कहता है, इवान, आज से तुम मेरे कमरे के बगल में सोगे। लेकिन एलन सच्चाई से बिल्कुल अनजान है। उसी रात उस ऑर्फनेज में जिसे वो इतने दरियादिली से स्पॉन्सर करता है, तथाकथित ब्लू मून की एक मीटिंग चल रही होती है। एलन की प्यारी सी पेनपाल यूटिया अपने फॉलोअर्स से कहती है, ठीक है, चलो इस हफ्ते की ब्लू मून की रिपोर्ट सुनी जाए। वो बच्चों में से एक की तरफ देखती है और पूछती है, नॉर्थ का क्या हुआ?
लोमड़ी जैसे कानों वाली एक चुलबुली लड़की अपनी आंख मलते हुए बोलती है, मैंने ले लिए सारे स्लेव ट्रेडर्स के सिर, ये है सियोलोरेंग, द सिन ऑफ प्राइड। वो डींग हाँकती है, वो लोग तो ये भी पता नहीं लगा पाए कि मैं कौन हूँ। आपके दिए कपड़े बहुत बढ़िया हैं। मैंने कहा था कि अगर वो मेरी आंखों का रंग बता देंगे तो मैं उन्हें जिंदा छोड़ दूंगी, पर वो जवाब ही नहीं दे पाए। एक दूसरी लड़की रेने, जो कि सिन ऑफ ग्रीड है, गंभीर होकर रिपोर्ट करती है, लाशों को पिघला दिया गया था। फिर वो सीढ़ियों पर बैठे लड़के की तरफ इशारा करती है। वो लड़का बड़ी कूल अंदाज में कहता है, मैंने भी साउथ का काम खत्म कर दिया है। वो रिपोर्ट करता है, मैंने इलीगल ह्यूमन टेस्टिंग वाले अड्डों का सफाया कर दिया है और जो एवलॉन के हरामी लोग पंगा ले रहे थे उनका कीमा बना दिया। ये है राडन, द सिन ऑफ माइसोफोबिया, और उसके लिए सफाई का मतलब है बेरहमी से पूरा सफाया। यूटिया खुश होकर मुस्कुराती है, उसकी आंखें एक अजीब से जोश से चमक उठती हैं। बहुत अच्छे, सब कुछ उनकी इच्छा के अनुसार ही होगा। वो अपने छोटे और ताकतवर हत्यारों के झुंड को संबोधित करती है, हमारा अस्तित्व सिर्फ ग्रेट मून के लिए है। जी हाँ, एलन का वो प्यारा सा छोटा ऑर्फनेज असल में एक डेथ कल्ट है जो उसी के लिए बना है। लेकिन तभी रेने बोल पड़ती है, पर लगता है एक प्रॉब्लम है। यूटिया कंफ्यूज हो जाती है, जब सब कुछ उनकी इच्छा के अनुसार बिल्कुल सही चल रहा है तो भला क्या प्रॉब्लम हो सकती है। रैडन समझाता है, एवलॉन का हेड उसी काउंट फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है ना, जहां वो रहते हैं। मुझे साउथ की सफाई करते हुए एक खतरनाक लिखा हुआ ऑर्डर मिला है। वो चौंकाने वाली खबर देता है, काउंट का सबसे बड़ा बेटा इस ग्रेटनेस को अपना निशाना बना रहा है। यूटिया का चेहरा तुरंत स्याह पड़ जाता है, जैसे ही राडन उनके प्यारे मास्टर, जिसे वो हिज ग्रेटनेस कहते हैं, के खिलाफ खतरे की बात कंफर्म करता है। हवा में भारीपन छा जाता है। यूटिया का गुस्सा साफ झलक रहा था, और जैसे ही रैडन उस लेटर की बातें बताता है उसके चारों ओर एक खतरनाक लाल ऑरा फैल जाता है। वो ऑर्डर बहुत ही सीधा और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। काउंट के मरने के बाद उसे धीरे धीरे जहर देकर मार डालो। कोई उनके मास्टर को मारने की साजिश रच रहा था। उसका गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है और वो फुसफुसाती है, मैं समझी। बाकी बच्चे बस डर से उसे देखते रहते हैं, जबकि उसका किलिंग इंटेंट पूरे कमरे में फैल जाता है। उस खोज का नतीजा बहुत तेजी से सामने आता है। 2 साल बाद एलन खुद को एक और फ्यूनरल में खड़ा पाता है। इस बार कॉफिन में उसके पिता काउंट पैलेटियो लेटे हुए थे। ऑफिशियली तो मौत की वजह हार्ट फेलियर बताई गई थी, लेकिन एलन सच्चाई जानता था। ये साफ है कि ऐसा ओवरडोज की वजह से हुआ है। जब वो अपनी सोच में डूबा हुआ था, तभी फ्यूनरल में आए मेहमान किसी और बात पर फुसफुसा रहे थे। क्या ब्लू मून ने फिर से हमला किया? हाँ, मैंने सुना कि उन्होंने कल रात अटैक किया। क्या इस बार भी सबका सफाया कर दिया? उनकी इन कानाफूसियों से पता चलता है कि क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड अब उस रहस्यमयी विजिलेंटे ग्रुप से और भी ज्यादा सावधान हो गया है। काउंट की मौत पर किसी ने भी आंसू नहीं बहाए और फ्यूनरल खामोशी से खत्म हो गया। एलन और इवान उस बेजान महफिल से निकलने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो जाने लगते हैं, एलन का कमीना भाई लियो उन्हें एक शिकारी नज़र से देखता है, और इसमें कोई शक नहीं कि वो अपनी अगली चाल की प्लानिंग कर रहा था। बाद में पैलेटियो एस्टेट के उस डरावने सन्नाटे में इवान टेंशन ले रहा था। वो चिंता में कहता है, इस हिसाब से तो वो कमी, मेरा मतलब पहले यंग मास्टर ही अगले। पर उसकी बात बीच में ही कट जाती है जब वो एलन को अपना बैग पैक करते हुए देखता है। ये सारे बैग किस लिए? एलन ऊपर देखे बिना ही कहता है, अपना सामान तैयार करो, हम यहां से भाग रहे हैं। इवान हक्का बक्का रह जाता है, क्या मतलब? आप सच में यहां से जाने की सोच रहे हैं? पूरी तरह से नहीं, एलन बात साफ करता है, हम नीचे जा रहे हैं। इवान धीरे धीरे बात की तह तक पहुंचता है। नीचे से? क्या आपका मतलब रोड मिल है? एकदम सही। एलन काफी समय से इसकी प्लानिंग कर रहा था। उसके पिता और टोनियो दोनों के जाने के बाद और साइको लियो के अगला वारिस बनने पर यह घर एक मौत का जाल बन चुका था। उनके पास साउथ के छोटे से शहर रोड मिल भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, और ठीक वैसा ही हुआ जैसा एलन को शक था। लियो बालकनी से उनकी बग्घी को दूर जाते हुए देखता है। 3 दिन बाद रोड मिल में अपने नए घर में एलन नाश्ता बना रहा था। एक ऐसी छोटी सी खुशी जिसका मजा वो एस्टेट में नहीं ले सकता था। वो बड़े ही एक्सपर्ट तरीके से फ्रेंच टोस्ट को पलटता है, अपनी कातिल फैमिली से दूर, अपनी इस नई शांति भरी जिंदगी का लुत्फ उठाते हुए। इवान जूस लेकर आता है और एक पल के लिए सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है, लेकिन ये शांति सिर्फ 3 दिन बाद ही भंग हो जाती है। वूश! एलन झटके से जाग जाता है और घबराहट में अपना सिर पकड़ लेता है। मैं वापस आ गया, अब मेरे भाई का फ्यूनरल चल रहा है। वो सुकून भरा नाश्ता बस एक सपना था। वो वापस उसी ठंडे बेजान फ्यूनरल हॉल में था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं वापस यहां आ गया, लेकिन कुछ तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ थी। एलन करीब से देखता है और मौत की वजह समझ जाता है। तो
इसके दिल में छुरा घोंपा गया है। आखिर इसे मारा किसने होगा? टाइमलाइन पूरी तरह से बिखर चुकी थी। जैसे ही वो इस नई पहेली के बारे में सोच रहा होता है, उसकी नज़रें गलती से पास खड़े एक गार्ड से टकरा जाती हैं और उसकी घूरती हुई आंखों को देखकर वो बेचारा गार्ड डर के मारे जम जाता है। गार्ड चीखता है, माँ, मैं आपको देखने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, और उसका साथी उसे घबराकर वहां से खींच ले जाता है। एलन उनके इस अजीब रिएक्शन से कंफ्यूज हो जाता है। इसे क्या हो गया है? बैकग्राउंड में लोगों की कानाफूसी जारी रहती है और तभी इवान चुपचाप भीड़ में से होता हुआ अपने मास्टर के पास पहुंचता है। यंग मास्टर, इवान उसका ध्यान खींचता है। ओह इवान, कुछ पता लगा? एलन पूछता है, इस उम्मीद में कि उसे अपने भाई के कातिल का कोई सुराग मिलेगा। इवान उसके करीब झुकता है। उसका चेहरा गंभीर था और वो एक ऐसी बात फुसफुसाता है जिसके बारे में सुनने की एलन ने कभी उम्मीद नहीं की थी। जी, वो यंग मास्टर, क्या आप वही हैं जिसने एवलॉन को रातों रात गायब करवा दिया? ये इल्जाम हवा में तैरने लगता है और एलन की तो बोलती ही बंद हो जाती है। उसकी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे वो बस कुछ प्यारे बच्चों का झुंड समझता था, जाहिर तौर पर बहुत बड़े बड़े कांड कर रही थी। और फिर सीन एक फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, उस दिन पर जब एलन ने रोड मिल के लिए अपनी ग्रैंड एस्केप मारी थी। ये वो दिन था जिसने अनजाने में ही खतरनाक घटनाओं की एक पूरी चेन शुरू कर दी। तेजी से जाती हुई बग्घी के अंदर हमेशा की तरह प्रैक्टिकल इवान अपने मास्टर से उनकी डेस्टिनेशन के बारे में पूछता है। यंग मास्टर, क्या किसी शहर में जाना ज्यादा बेहतर नहीं होगा? लेकिन एलन पत्थर जैसे एक्सप्रेशन के साथ उसे फौरन चुप करा देता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। रोडमिल ही फाइनल डेस्टिनेशन है जो मैंने प्लान की है। उसका मास्टर प्लान सिंपल था, 5 सेंस को उनकी दुखद किस्मत से बचाना और दुनिया को बर्बादी के कगार से वापस लाना, और फिर एक शांत सुकून भरी जिंदगी में रिटायर हो जाना। ओरिजिनल स्टोरी के सारे ड्रामा और डेथ फ्लैग से कोसों दूर। रोडमिल एकदम परफेक्ट था। ये एक शांत कस्बा था जिसका मेन प्लॉट से कोई लेना देना नहीं था, और इससे भी बेहतर, पैलाटियो फैमिली का वहां एक प्राइवेट विला भी था। ये किसी ऐसे रीइंकॉर्नेटर के लिए अल्टीमेट रिटायरमेंट प्लान था जो बस सर्वाइव करना चाहता था। वो सोचता है, एक नोबल के रहने के लिए ये परफेक्ट जगह है। चलो कुछ ना करके आराम से चिल करते हैं। हर चीज की एक वजह होती है, वो बड़बड़ाता है। लेकिन इवान को बिल्कुल यकीन नहीं होता, क्योंकि वो अपने मास्टर के आलसी बहानों को अच्छी तरह जानता था। आप मुझे अब और बेवकूफ नहीं बना सकते। आप हमेशा यही कहते हैं जब आपको कोई काम नहीं करना होता। एलन बस हाथ हिलाकर उसकी बात टाल देता है। अच्छी चीजें तो अच्छी होती ही हैं। इवान बस आ भर सकता है। वाह, कितनी जल्दी बात खत्म कर दी। लेकिन जैसे ही वो सनसेट की तरफ आगे बढ़ते हैं, एक खतरनाक साया उन्हें पैलाटियो एस्टेट की बालकनी से देख रहा होता है। ये कोई और नहीं बल्कि उसका घटिया बड़ा भाई लियो था, जो पहले से ही एलन की मौत का प्लान बना रहा था। वो खुद से ही सोचता है, इसे मारूं या नहीं? वैसे भी इसके जिंदा रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पिताजी की मौत के बाद तो मैं इसे जहर देकर वैसे भी मारने ही वाला था। उसका एक आदमी उसे बताता है कि एलन बॉर्डर की तरफ जा रहा है, लगता है एक शांत जिंदगी जीने। ये सुनकर लियो उसे जाने देने का फैसला करता है। उसने कहा है कि वो चुपचाप बॉर्डर की ओर जा रहा है, तो अब मेरे पास उसे मारने की कोई वजह नहीं बची। वो सोच में डूबा हुआ कहता है और रेलिंग पर अपनी उंगलियां फिराने लगता है, जैसे वो अब संतुष्ट हो। लेकिन अपने छोटे भाई के अचानक चले जाने की बात उसे अभी भी परेशान कर रही थी। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि एवलॉन के साथ मामला ठीक नहीं चल रहा? वो बस मुझे खटक रहा है। वो अपने सबसे भरोसेमंद आदमियों में से एक को बुलाने के लिए मुड़ता है। अल्मान। दरवाजे से एक परछाई बाहर निकलती है और वो उसे बग्घी का पीछा करने का ऑर्डर देता है। लेकिन वो आदमी, अल्मान जो लियो के लिए काम करता था, एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल पूछता है। क्या इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि मैं उसे मार दूं? लियो हक्का बक्का रह जाता है। क्या? वो हैरानी से पलटकर कहता है। उसका दिमाग घूम जाता है। अल्मान ने आज तक मुझे कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, चाहे मैंने कोई भी ऑर्डर दिया हो। तो फिर ये अचानक मुझसे सवाल क्यों पूछ रहा है? वो असैसिन बिना किसी एक्सप्रेशन के हाथ में तलवार लिए खड़ा रहता है और उन दोनों के बीच एक डरावनी खामोशी छा जाती है। लियो का शौक फौरन ही गुस्से में बदल जाता है। हाँ, तुम्हारा काम वो करना है जो मैं तुम्हें करने को कहूं। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, अल्मान हमला कर देता है। लियो की छाती से खून का फव्वारा निकल पड़ता है। लियो दर्द से कराहता हुआ अपने जानलेवा घाव को पकड़ लेता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? असैसिन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, एकदम सपाट। वो बस इतना कहता है, मुझे जंग का खेल खेलना पसंद है। उसकी तलवार से खून टपक रहा होता है और वो आगे कहता है, अब तक तो मजा आ रहा था, लेकिन एक मिनट। एक नया प्रोफाइल कार्ड सामने आता है। ये अल्मान नहीं है, ये तो हिदान है,
ब्लू मून का मेंबर हिदान की आवाज में एक डरावना विश्वास गूंजता है। हमारे पास वो उसूल हैं जो हमें रेड मून ने सिखाए हैं। ब्लू मून उस आदमी की तलवार है, तो जाहिर है कि मैं उनकी इच्छा के अनुसार ही काम करूंगा। लेकिन अगर किसी ने ग्रेट मून को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसकी आंखें एक खौफनाक रोशनी से चमक उठती हैं, तो मैं अपनी मर्जी से एक्शन ले सकता हूं और उसकी छाती चीर देता है। हिदान अपने पुराने मास्टर की तड़पती हुई लाश पर खड़ा होता है। इसीलिए मैं तुम्हारे ये कहने का इंतजार कर रहा था। वो नफरत भरी आवाज में कहता है। लियो उसे चेतावनी देता है, मेरे आदमी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मरते हुए आदमी को नीचे देखते हुए उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। बड़े अफसोस की बात है, ग्रेट मून ने तुम्हें एक मौका दिया था अपना मिशन पूरा करके। हिदान बालकनी से रात के अंधेरे में कूद जाता है और सारी तबाही पीछे छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ अपने भाई के भयानक अंजाम से बिल्कुल बेखबर एलन अपनी सपनों की डेस्टिनेशन पर ऐश कर रहा था। वो एक खूबसूरत सुबह में उठता है और जम्हाई लेते हुए अंगड़ाई लेता है। हाँ, गुड मॉर्निंग। रोड मिल तो स्वर्ग है। उसकी नई जिंदगी बिल्कुल वैसी थी जैसा उसने सपना देखा था। ना कोई असैसिन, ना कोई फैमिली ड्रामा, बस शांति और सुकून। वो जब चाहे सोकर उठता और जो मन करता वो खाता, इवान के साथ एक डिलीशियस ब्रेकफास्ट शेयर करते हुए। वो खुशी से अपना टोस्ट खाते हुए सोचता है, वाह, क्या मुझे टोस्ट का स्टॉल खोल लेना चाहिए। एक सच्चे नोबल की लाइफ तो यही है। लेकिन उसका ये शांति भरा ब्रेकफास्ट तब भंग हो जाता है जब इवान एक खत लेकर भागता हुआ अंदर आता है। यंग मास्टर, आपके लिए एक खत है। एलन जो आराम से चबा रहा था वो अचानक रुक जाता है। उसके कांटे पर लगा टोस्ट का टुकड़ा धपकी आवाज के साथ जमीन पर गिर जाता है। खत का कंटेंट पढ़ते ही उसकी आंखें डर से फटी की फटी रह जाती हैं। ये एस्टेट वापस आने का बुलावा था, लियो के फ्यूनरल के लिए। उसके 4 दिन के जन्नत का फ्री ट्रायल ऑफिशियली खत्म हो चुका था और बस ऐसे ही उसे उसके सुकून भरे सपने से खींचकर पैलेटियो एस्टेट के ठंडे और बेरंग फ्यूनरल हॉल में वापस फेंक दिया जाता है। जब वो अपने भाई के ताबूत के सामने खड़ा होता है तो वो मेहमानों के डरे हुए रिएक्शन को नोटिस करता है। वो सब कांप रहे थे, फुसफुसा रहे थे और उसकी नज़रों से ऐसे बच रहे थे जैसे वो कोई प्लाग हो। इनके रिएक्शन को क्या हुआ है? तभी इवान अचानक उसके बगल में आ जाता है और एलन की तो रूह ही कांप जाती है। यंग मास्टर, वो फुसफुसाता है, आप शैडो लीडर कब बन गए? पूरी तरह से कंफ्यूज्ड। एलन और इवान बात करने के लिए एक शांत जगह ढूंढकर बैठ जाते हैं। एलन, जिसका चेहरा ऐसा बना हुआ था मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो, अपने नाइट से लगभग गिड़गिड़ाता है। अरे, क्या तुम प्लीज मुझे समझा सकते हो कि मैं विलेन क्यों हूं? इवान, जो खुद से कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा था, उसके सामने सारे फैक्ट्स रखता है। आप ही अकेले हैं जिसे इस सिचुएशन से फायदा हो रहा है। इवान जैसे ही आगे बोलता है, एलन पर मानो बिजली गिर जाती है। हमारे एस्टेट छोड़ने के बाद लियो का मर्डर हो गया और आपके पास काउंट का वारिस बनने के लिए एक परफेक्ट एलिबी है। इवान अपने हाथ बांध लेता है और एलन को देखता है, जो शौक से एकदम जम चुका था। एवालन अब खत्म हो चुका है, तो लियो की मौत के साथ अब आपको कोई चीज परेशान नहीं करेगी। फिर एक शानदार अंदाज में और लिटरली डा करते हुए इवान अपनी ग्रैंड थ्योरी पेश करता है। इसका मतलब, आप ही काउंटी के वो शैडो लीडर हैं जिसने एक स्वॉर्ड मास्टर के असैसिनेशन को अंजाम दिया। एलन अपना सिर पकड़ लेता है, उसके सिर में भयंकर दर्द होने लगता है। तुम्हें मजा आ रहा है? ये क्या कपड़े पहने हैं? मैं आखिर इस बकवास को शुरू कहां से करूं? एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश में एलन अंदाजा लगाता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अंडरवर्ल्ड के किसी इतने बड़े आदमी को एक झटके में नहीं मार सकती। एलन सोचता है, ओह, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस का शिकार करती है ना? इस पर इवान पूछता है, आप ब्लू मून की बात कर रहे हैं? लेकिन इवान फौरन उसकी थ्योरी को खारिज कर देता है। इन्फॉर्मेशन गिल्ड का कहना है कि इसके पीछे ब्लू मून नहीं था, वो उनके काम करने का तरीका बताता है। ब्लू मून लाश की जगह एक निशान छोड़ जाता है। वो उनके सिग्नेचर क्रिसेंट मून सिंबल की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहता है। लेकिन कहा जा रहा है कि एवलॉन के मेंबर्स को तलवार से मारा गया था। उस कत्लेआम का मंजर खून से लथपथ था, जो साफ इशारा था कि ये कोई अलग तरह का कातिल है। नर्क का रास्ता अब खुल चुका है। एलन को अब जाकर पूरी बात समझ आती है। तो इसलिए मैं वो शैडो लीडर हूं जिसने एक स्वॉर्ड मास्टर को मारा। हालांकि अपने मन में वो मजाक उड़ाता है, गेम वाले ब्लू मून तो कमजोर थे, जो प्रोलॉग में ही गायब हो गए थे। हो ही नहीं सकता कि वो लोग ऐसा कुछ कर पाएं, है ना? पर उसे क्या पता था कि उधर अनाथालय में ब्लू मून एक पोस्ट मिशन मीटिंग कर रहा है। यूटिया, उनकी लीडर, अपने सबऑर्डिनेट से पूछती है, कोई निशान तो नहीं छूटा? रिने सिन ऑफ ग्रीड एकदम शांत अंदाज में रिपोर्ट करती है, पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। सेओलरंग सिन ऑफ प्राइड मजे से अपना डैगर घुमाती है और उसके चारों ओर एक गोल्डन ऑरा चमक रहा था। मेरा भी सेम, मेरा भी सेम। वो मुस्कुराती है और उसके फॉक्स जैसे कान एक्साइटमेंट से फड़कते हैं।
ही वहां सिर्फ लाशें ही लाशें थीं। ये बच्चे कमजोर तो कतई नहीं हैं। तभी अंधेरे से एक साया बाहर आता है। मैं वापस आ गया। ये राडान था, द सिन ऑफ माइसोफोबिया। वो एक पावरफुल पर्पल ऑरा में ढका हुआ था और उसकी रिपोर्ट छोटी और रोंगटे खड़े करने वाली थी। एवलॉन के 486 सैनिक बाकी हैं। जैसे ही वो बोलता है, उसके पीछे एक और सिन का साया नजर आता है। जैसा आपने कहा था बॉस। एक शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल जाती है। मैंने उन सबको बीच से आधा काट दिया। यूटिया की आंखें शैतानी लाल रंग से चमकती हैं और उसके होठों पर एक संतुष्ट और खौफनाक मुस्कान आ जाती है। बहुत अच्छे, परफेक्ट। और इस तरह एवलॉन, वो विशाल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका पूरे एस्टीरिया किंगडम पर दबदबा था, नक्शे से साफ हो गई सिर्फ 5 दिनों के अंदर। लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। राडान यूटिया के पास जाता है। मुझे नहीं लगता कि सफाई पूरी तरह से परफेक्ट हुई है। वो एक फोल्डर उसके सामने रखता है। ये मुझे उन नोबल्स के पास मिला जो एवलॉन से कनेक्टेड थे। स्क्रीन पर पावरफुल परिवारों की एक लिस्ट चमकती है, लेकिन एक नाम सबसे अलग नजर आता है जो एक ठंडे बर्फीले ऑरा से घिरा था, द अल्टिया ड्यूकडम। यूटिया उस फाइल को देखती है। उसके एक्सप्रेशन को पढ़ना मुश्किल था, लेकिन उसका इरादा साफ था। उसकी आंखें गहरी लाल रोशनी से भड़क उठती हैं जब वो अपना खामोश हुक्म देती है। तुम लोग पहले से जानते हो कि मैं क्या कहने वाली हूं। सारे सिंस तैयार हो जाते हैं और उनके ऑरा पावर से दमकने लगते हैं। ब्लू मून का शिकार अभी खत्म होने से बहुत दूर था। तभी आखिरी सिन मेंबर जवाब देता है, ये मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इसे चुपचाप निपटा दूंगा। यूटिया आंखें बंद किए एक हल्की सी आह भरती है। एक तेज नजर से वो रिन्ने की तरफ मुड़ती है। एक आखिरी बात, इन्फॉर्मेशन गिल्ड साइट से सब क्लीन है ना? उसे पूरा यकीन करना था कि कोई भी इसका पता उन तक या उस तक ना लगा पाए। रिन्ने कंफर्म करती है, हाँ, इस मामले को ब्लू मून से अलग हैंडल किया जा रहा है। इसी बीच सेउलरिंग एक्साइटमेंट में एक डॉक्यूमेंट लहरा रहा था। वो अगले फेज के लिए काफी बेताब था। राडान भी बीच में बोल पड़ता है। उसकी आवाज में दूसरे गिल्ड्स के लिए नफरत साफ थी। सारे गिल्ड्स एक जैसे ही काम करते हैं। उसे इग्नोर करते हुए रिन्ने पूछती है, क्या मुझे मूवमेंट पर नजर रखना जारी रखना चाहिए? यूटिया बस एक छोटा पक्का सा जवाब देती है, हाँ, लेकिन फिर वो एक डरावनी वार्निंग भी देती है। ये बात उस इंसान के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। वो फोल्डर को अपने सीने से लगा लेती है और उसके चेहरे पर डर की एक झलक दिखती है। माइनस ब्लू मून के लीडर के चेहरे पर यह देखना काफी अजीब था। राडान समझाता है, लेकिन क्योंकि उस इंसान की फैमिली ने हमें पहले टारगेट किया था, ये कोई ऑर्डर नहीं था। यूटिया उनका उसूल समझाती है, हम तलवारें हैं और एक तलवार को खुद से नहीं सोचना चाहिए। यूटिया के चेहरे पर इमोशंस का तूफान सा चल रहा था। ब्लू मून सिर्फ ऑर्डर्स पर ही मूव करेगा, ये बात याद रखना, वो अपने सिन से एक धीमी और गहरी आवाज में कहती है। वो इंसान सब कुछ जानता है, उसे कभी डिसअपॉइंट मत करना। उसके शब्दों का वजन उन यंग असैसिन्स पर भारी पड़ जाता है। लेकिन राडान एकदम कंफ्यूज्ड था। पसीने की एक बूंद उसके चेहरे से नीचे आती है और वो बड़बड़ाता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो अपनी सोच जारी रखता है। यूटिया जैसी जबरदस्त एबिलिटीज वाले किसी इंसान का सिर्फ पकड़े जाने के डर से इतना बेचैन और परेशान होना। वो अपने हाथ में फोल्डर को कसकर पकड़ता है। उसका इरादा और भी पक्का हो जाता है। वजह कुछ भी हो, उसका रास्ता एकदम साफ था। समझ गया, उसकी लॉयल्टी एब्सोल्यूट थी। सब कुछ ग्रेट मून के लिए, उनके लिए। ब्लू मून का ठिकाना तारों के नीचे बना एक शानदार मैंशन इस किंगडम के सबसे खतरनाक राज छुपाए हुए था। दूसरी तरफ एलन का शांति से रिटायरमेंट लेने का सपना एक ऑफिशियल सिरदर्दी बन चुका था। अब और नहीं, वो कराहता है और उसका मुंह कागजों के पहाड़ में धंसा हुआ था। फ्यूनरल को पूरा 1 महीना हो गया था। दिमाग खराब कर देने वाले, कभी ना खत्म होने वाले कामों का महीना। वो काम में पूरी तरह डूबा हुआ था। मैं बस घूमना फिरना और खाना चाहता हूं। नोबल्स यही तो करते हैं ना? वो रोनी सूरत बनाकर कहता है और उसकी आलसी जिंदगी के गोल्स उससे और भी दूर होते जा रहे थे। उसका पूरा ग्रैंड प्लान चौपट हो चुका था। लियो की मौत तो अब से 6 साल बाद होनी थी, लेकिन क्योंकि टाइमलाइन की बुरी तरह से बैंड बज गई थी, वारिस की सारी जिम्मेदारियां सीधे उसके कंधों पर आ गिरी थीं। जैसे ही उसे लगता है कि अब और नहीं झेलेगा, दरवाजे पर एक दस्तक और मुसीबत का पैगाम ले आती है। ये यंग मास्टर नौकरों का एक ग्रुप अंदर आता है, जिनके हाथ और भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स से लदे हुए थे। एलन हताश होकर कराहता है, उफ, ये सब इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? वो मन ही मन चिल्लाता है, जब काउंट यहां थे तब तो तुम सब आलस करते थे और काम से छुट्टी मारते थे। उसका थका हुआ और डार्क एक्सप्रेशन देखकर सारा स्टाफ डर जाता है। वो उसकी घूरती हुई आंखों को देखते हैं और सोचते हैं, क्या वो गुस्से में है? हमें और मेहनत करनी होगी। मैं मरना नहीं चाहता। बेचारा एलन इस सब से बिल्कुल अनजान था। क्या स्टाफ भी उन अफवाहों की वजह से इतना सीरियसली काम कर रहा है कि मैं ही सीक्रेट मास्टरमाइंड हूं? वो आ भरता है, इवान,
मेरे बुलाने पर तुम आते क्यों नहीं? पता चलता है कि वो एक्स स्लेव बस शांति से अपना काम करना चाहता था। कागजों में जिंदा दफन होकर एलन थक चुका था। वो चाहता था काश ये लोग खुद ही सब कुछ संभाल लेते। उसे एक ब्रेक चाहिए था। वो इवान को फायरप्लेस के पास चिकन स्क्यूअर्स सेकते हुए पाता है। यंग मास्टर इवान ऊपर देखकर कहता है। वो एलन की थकी हारी हालत को घूरता है। सच कहूं तो ये हैरान करने वाला है, लेकिन वो काम के बोझ की बात नहीं कर रहा था। इवान की नजरें तो किसी और ही चीज पर थीं। आप इतने ग्रो कब हो गए? वो पूछता है, और तभी कमरे में मैजिकल एनर्जी की चटकने की आवाज भर जाती है। ये काफी शॉकिंग है कि आप पॉइजन क्राफ्ट में सिर्फ 2 साल की सेल्फ स्टडी के बाद ही सेकंड टियर तक पहुंच गए। आप में बहुत टैलेंट है। एलन चुपके चुपके लेवल अप कर रहा था। इवान बताता है कि नॉर्मली इस लेवल तक पहुंचने में 4 साल की कड़ी ट्रेनिंग लगती है। मैजिक के लिए बाकी चीजों की तरह ही काफी ज्यादा पैदाइशी टैलेंट की भी जरूरत होती है। एलन बस कंधे उचका देता है। मैं मानता हूं कि मेरा टैलेंट काफी डिसेंट है, लेकिन उसके इस कैजुअल एटीट्यूड के पीछे एक गहरी चिंता छिपी थी। मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए कड़ी प्रैक्टिस की क्योंकि मैं बहुत बेचैन था। वो कबूल करता है और उसके माथे पर पसीने की एक बूंद आ जाती है। डेथ फ्लैग्स का लगातार खतरा कम से कम एक अच्छा मोटिवेटर तो साबित हुआ है पॉइजन मैजिक को कंट्रोल करने के लिए, जो कि असल में माना को मैनिपुलेट करके टॉक्सिन्स बनाना है। आपको बहुत ही बारीक कंट्रोल की जरूरत होती है और ये कोई आसान काम नहीं है। लेकिन एलन को सच्चाई पता थी। पर इसका भी क्या फायदा अगर ये बस आधा अधूरा ही है? मैंने अब इस फैंटेसी दुनिया में हर तरह का मैजिक यूज कर लिया है, वो सोचता है, और उसके हाथ के ऊपर माना का एक छोटा सा अनस्टेबल गोला तैर रहा था। जब वो पहली बार री इनकॉर्नेट हुआ था तब ये सब कितना एक्साइटिंग था। उसे अपनी ट्रेनिंग के शुरुआती दिन याद आते हैं। उस शानदार पावर को इस्तेमाल करने का रोमांच। उसने सोचा था कि अगर उसके प्लान्स कामयाब हो गए तो उसे लड़ना ही नहीं पड़ेगा, वो बस अपनी रफ्तार से सीखता रह सकता है। लेकिन अब जब उसकी जान दांव पर थी, उसे एक दिल तोड़ने वाली सच्चाई का एहसास होता है। मेरा माना हॉल बहुत ही ज्यादा छोटा है। उसकी सारी प्रैक्टिस, उसका सारा टैलेंट इस एक बेसिक फैक्ट को नहीं बदल सकता। एलन समझाता है, पैदाइशी माना कैपेसिटी एक एथलीट की नेचुरल वेट क्लास की तरह होती है। आप चाहे जितनी भी ट्रेनिंग कर लो, लेकिन एक फ्लाईवेट कभी भी एक हैवी वेट को सही में नहीं हरा सकता। और बदकिस्मती से एलन, मेरा माना हॉल बहुत बहुत छोटा है। कोई भी ट्रेनिंग उसके इस घटिया से छोटे माना पूल की भरपाई नहीं कर सकती। ये एक ऐसा हार्ड कोडेड डीबफ था जिससे वो छुटकारा नहीं पा सकता था। लेकिन जब एलन अपनी मैजिकल कमियों पर दुखी हो रहा था, तभी इवान एक लेटर निकालता है। बॉल के लिए आपका इनविटेशन आखिरकार आ ही गया, वो स्टाइल से अनाउंस करता है। एलन एकदम कंफ्यूज होकर ऊपर देखता है। हाँ, एक बॉल, और बस फिर क्या था? एलन खुद को टिपटॉप तैयार होकर हाई सोसाइटी के उस चमचमाते सांपों के घोंसले में पाता है। ये सदर्न रीजन का रेगुलर एरिस्टोक्रेटिक बॉल था, नोबल्स के लिए नेटवर्किंग का एक प्राइम मौका। अपने फॉर्मल कपड़ों में वो काफी शार्प लग रहा था और इवान उसके बगल में खड़ा था। लेकिन सिर्फ वहां पहुंचने से ही वो बुरी तरह थक चुका था। मैं तो अभी से थक गया। फिर भी उसका एक मकसद था, मैं जल्द ही अकाउंट बनने वाला हूं, तो शायद मुझे इस मौके का इस्तेमाल नेटवर्किंग के लिए करना चाहिए। अब सीरियस मोड में जाने का टाइम था। इवान केक की प्लेट खाते खाते अपने मास्टर के बर्ताव में आए इस अचानक बदलाव को देखकर हैरान था। वहीं एलन खुद को तैयार कर रहा था। शांतिपूर्ण भविष्य के लिए नोबल्स से कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाता है, भीड़ रेड सी की तरह 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। उसे आता देखकर लोग दूर भागने के लिए एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं। एलन हकलाता है और एक आदमी तो डर के मारे सच में चीख पड़ता है। वो शैडो लीडर जिसने अपने स्वॉर्ड मास्टर भाई का असैसिनेशन किया वाली अफवाह उसे बिल्कुल भी मिस्टर पॉपुलर नहीं बना रही थी। इवान मदद करने की एक्टिंग करते हुए अपनी हंसी दबाकर फुसफुसाता है, ज्यादा फट अपसेट मत होइए, फट। पर एलन को यह मजेदार नहीं लग रहा था। अपसेट? बिल्कुल नहीं, मुझे इसी की उम्मीद थी। वो अपने नाइट का कंधा झाड़ते हुए कहता है, इवान, बाद में मिलता हूं, वो ये सिचुएशन संभाल लेगा। वो सिचुएशन को संभालने का फैसला करके एक पोज बनाता है। मुझे पता है कि वो मुझे लो क्लास और असभ्य होने की वजह से नीचा समझते हैं। मेरे महान परदादा के जमाने से अलग आज की पैलाटियो फैमिली ईस्ट से आए ट्रबल मेकर्स से भरी है। लेकिन मैं यहां बिना सोचे समझे नहीं आया हूं। उसके पास एक प्लान था। वो बड़े आराम से पास से गुजर रही एक ट्रे से वाइन का ग्लास उठाता है। अब अपनी चुपके से प्रैक्टिस की हुई सोशल स्किल्स को दिखाने का टाइम आ गया था। वो एक नोबल लेडी के पास जाता है, उसे चार्म करने के लिए तैयार। वो एक घूंट लेता है और अपना सबसे सोफिस्टिकेटेड अंदाज अपनाता है। इस वाइन की अरोमा यूनिक है, खासकर इसकी खुशबू। ये बहुत खास है। मैं इसकी कुछ बोतलें घर पर रखना चाहूंगा। वो एक प्यारी और चार्मिंग स्माइल देने की कोशिश करते हुए कहता है।
और नतीजा एक डरावनी साइकोपैथ जैसी मुस्कान जिसे देखकर दूध भी फट जाए। बेचारी लेडी वहीं जम जाती है, उसका चेहरा खौफ से भर जाता है। आहा, मैं अभी फादर को तैयारी करने के लिए कहती हूँ। वो चीखती है और भाग जाती है। एलन बस हैरान होकर देखता रह जाता है। नहीं, ये वो नहीं है जिसकी मैंने उम्मीद की थी। बाकी नोबल्स आपस में फुसफुसाने लगते हैं। क्या उसने अभी अभी उन्हें लिमिटेड एडिशन रीजनल वाइन देने के लिए ब्लैकमेल किया? ये तो अपने दूसरे भाई बहनों से भी बड़ा सिरदर्द है। इवान अब अपनी हंसी और नहीं रोक पाता और खिलखिलाकर हंस पड़ता है। एलन बस वहीं खड़ा अपनी शानदार नाकामी को समझने की कोशिश कर रहा था। लगता है वो लेडी बस कुछ ज्यादा ही शर्मीली थी। वो सच्चाई को न मानते हुए सोचता है। चमकदार झूमरों वाला वो आलिशान बॉलरूम अचानक बहुत अकेला अकेला लगने लगता है। इवान डरे हुए नोबल्स से मिले तोहफों के ढेर के साथ खुशी खुशी लौटता है। वाह, आपके लूट का ढेर फिर से बड़ा हो गया। वो लग्जरी चाय, हाथ से बनी मेटल की चीज़ों और हाँ, उस स्पेशल वाइन का नाम लेता है। एलन बस हारकर दीवार के सहारे एक लंबी सांस लेता है। पैलाटियो तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा बदनाम निकला, वो मन में सोचता है। मेरे मॉन्स्टर जैसे भाइयों को खत्म करने की अफवाहों ने मुझे सोशली सबसे अलग थलग कर दिया है। वो नोबल्स को एक साथ झुंड बनाए हुए देखता है जो जानबूझकर उससे दूरी बना रहे थे। मेरी सोशल लाइफ बर्बाद हो गई है। उसे लगता है कि उसे थोड़ा ब्रेक चाहिए और वो इवान से कहता है कि वो ताज़ी हवा लेने जा रहा है। इवान बस मज़े से कहता है, ठीक है टिल्ड। जैसे ही एलन वहां से जाता है, आग जैसे लाल बालों और एक एलिगेंट गाउन वाली एक आकर्षक औरत उसे देख रही होती है। उसकी गहरी लाल आंखें बड़ी उत्सुकता से उसे देख रही थीं। बाहर बालकनी पर एलन रेलिंग के सहारे झुककर चांद की रोशनी में एक लंबी सांस लेता है। सब गड़बड़ कहाँ हो गई, वो सोचता है। एक शांतिपूर्ण जिंदगी के उसके ग्रैंड प्लान्स अब बस एक दूर की याद बन चुके थे। वो तो बस एक शांत रिटायरमेंट चाहता था। क्या ये बहुत ज्यादा मांग लिया था? अचानक एक प्यारी सी आवाज उस खामोशी को चीरती है। एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या मैं आपका थोड़ा समय ले सकती हूँ? एलन एकदम हैरान होकर मुड़ता है। मुझसे किसी ने बात की? कौन हो सकता है भला? वो अपने पीछे एक दरवाजे को चरमराते हुए खुलते हुए देखता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। एक जवान औरत बालकनी पर बाहर आती है। उसका एक्सप्रेशन काफी शांत और सीधा साधा था। वो अदब से झुककर खुद को इंट्रोड्यूस करती है। मैं लोरिया हूँ, ड्यूक अल्टिया की तीसरी बेटी। एलन का दिमाग सुन्न हो जाता है। अल्टिया, तो ये बात है। वो जबरदस्ती पोलाइटली जवाब देता है। जी हेलो। अल्टिया फैमिली साइकेडेलिया के 3 मेजर शैडो प्लेयर्स में से एक है, जिन्हें नदर्न ट्रबल मेकर्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब ये किसी भी तरह से एक नॉर्मल लड़की नहीं हो सकती, वो सोचता है। लेकिन उसे ये लड़की गेम से याद क्यों नहीं आ रही? मुझे नहीं लगता कि वो गेम में कहीं भी थी। तभी अचानक वो बोलती है, मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। प्लीज मुझे अपनी ताकत उधार दीजिए। ये सुनते ही एलन का चेहरा उतर जाता है, बस इस ख्याल से कि एक और मुसीबत उसकी ओर आ रही है। लोरिया एक और बॉम्ब फोड़ती है। प्लीज मुझे अपनी ताकत दीजिए, मेरा असैसिनेशन होने वाला है। लेकिन एलन पर उसकी इस डेस्परेट रिक्वेस्ट का कोई असर नहीं होता। वो जल्दी से अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। ड्यूक अल्टिया की नाजायज बेटी होने की वजह से उसकी जान तब तक सेफ थी जब तक उसके पिता हेल्दी थे, लेकिन अब उनकी हालत खराब होने की वजह से वो एक टारगेट बन चुकी है। खौफ से कांपते हुए वो उसे बताती है, मेरी बड़ी बहनें जल्द ही मुझे मार डालेंगी। एलन तुरंत सब कुछ समझ जाता है। ये तो एक क्लासिक बेकार सा सक्सेशन वॉर है। तो ये एक म्यूचुअल डाउनफॉल सिचुएशन है। हाँ, तभी उसे क्लिक होता है। उसे गेम से लोरिया अल्टिया का नाम इसलिए याद नहीं क्योंकि वो तब तक मर चुकी होगी और गेम में कभी दिखाई ही नहीं दी। लोरिया कांपती हुई आवाज में भीख मांगती रहती है। लॉर्ड एलन, आपके पास जो पावर है उससे आप। लेकिन हमारे हीरो को उसका नाइट इन शाइनिंग आर्मर बनने में जीरो इंटरेस्ट था। मुझे मना करना होगा। एलन के इस ठंडे रिजेक्शन से लोरिया चौंक कर कांप जाती है। हार न मानते हुए वो अपना आखिरी डेस्परेट ऑफर रखती है। मैं खाली हाथ मदद नहीं मांग रही हूं। अगर आप मुझे बचाएंगे तो मैं आपको अल्टिया फैमिली की आधी दौलत दे दूंगी। लेकिन राजाओं की दौलत भी एलन को उसके पीसफुल लाइफ वाले प्लान से डिगा नहीं सकती। वो उसकी तरफ पीट कर लेता है। मैं अब चलता हूं। वो बिना दोबारा देखे वहां से चला जाता है, उस बेचारी डचेस को उसके हाल पर छोड़कर। उसे थोड़ी सिंपैथी तो होती है, पर वो अपनी लिमिट्स जानता है। मैं अभी मुश्किल से अपना ध्यान रख पा रहा हूं। वो सोचता है, इसे कोई झूठी उम्मीद देना ठीक नहीं। जैसे ही एलन के कदमों की आहट दूर होती है, लोरिया बालकनी पर अकेली रह जाती है और उसकी आखिरी उम्मीद भी धूल में मिल जाती है। एलन राहत की सांस लेता है और अपना कॉलर ढीला करता है। वो किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बाल बाल बचा था। अंदर जाते हुए वो आखिरी बार सोचता है, फिर भी तुम्हारे लिए बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है तुम्हें कोई भरोसेमंद साथी मिल जाएगा।
लेकिन उनकी बातचीत किसी की नज़रों से छिपी नहीं थी। छत पर ऊपर चोगा पहने दो लोग ये सब कुछ देख रहे थे। उनमें से एक धीमी आवाज में बोलती है, लगता है ऑल्टिया ने ग्रेट मून को अप्रोच किया है। दूसरा कहता है, तो मुझे उसकी ये नेक दुआएं रेड मून तक भी पहुंचानी चाहिए। पर्पल बालों वाला लड़का इस आइडिया को खारिज कर देता है। नहीं, कोई बात नहीं। हमारी इंटेल के हिसाब से वो अकेली ऑल्टिया है जो एवलॉन से नहीं जुड़ी है। तो वो अकेली ऑल्टिया है जो राडन के टारगेट्स में से नहीं है। ग्रीन बालों वाली लड़की बात खत्म करती है। लड़का सिर हिलाता है, इससे चीजें आसान हो जाती हैं। हम रेड मून के कमांड के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। वो आगे कहती है, हम इन्फॉर्मेशन ब्लॉक करने पर फोकस करेंगे ताकि एवलॉन केस उस तक ना पहुंचे। उधर एलन फिर से अकेला खड़ा है। मेरे आसपास इतना खाली क्यों है? वो सोचता है, क्या मेरे पास कोई बैरियर है जो लोगों को दूर भगा रहा है? जैसे ही वो हमेशा के लिए नेटवर्किंग से हार मानने वाला होता है, एक खूबसूरत आवाज आती है, हेलो। एलन का चिबी फॉर्म इतना इमोशनल हो जाता है कि बस रोने ही वाला है। वाओ, ये मेरे लिए था। शायद मैं एक बार तो सोशलाइज कर सकता हूँ। वो उम्मीद भरी नजरों से मुड़ता है, जी हेलो, और उसकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो जाती हैं। ये तो वही आग जैसे बालों वाली औरत थी। रुको, एक और शैडो प्लेयर। एलन को पहले से ही पता है कि ये सब कहाँ जा रहा है। मुझे कोई अप्रोच करेगा ही, अगर वो मुसीबत है तो। वो अपने चेहरे पर एक पोलाइट मास्क लगा लेता है। नमस्ते लेडी जेनोनिया। वो हैरानी से अपनी एक आईब्रो उठाती है। ओ माय, तुम मुझे जानते हो? बिल्कुल, एलन आराम से जवाब देता है, आप कई मामलों में काफी फेमस हैं। साइकेडेलिया की दुनिया में 3 महान शैडो प्लेयर्स हैं जो पर्दे के पीछे से सारे तार खींचते हैं। एक है नॉर्थ की ऑल्टिया, ईस्ट का पैलेटियो यानी एलन की अपनी ही क्योटिक फैमिली, और जेनोनिया वेस्ट की ट्रबल मेकर। वो मुस्कुराती है जैसे गुलाबों में छिपा कोई सांप हो। क्या मैं सच में इतनी फेमस हूं? वो खुद को काउंट जेनोनिया की सबसे बड़ी बेटी कालिया के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। एलन के पसीने छूट जाते हैं। ये औरत तो पूरा का पूरा क्रिमिनल सिंडिकेट चलाती है। वो अंदर ही अंदर पैनिक कर रहा है। मुझे एक पीसफुल लाइफ के लिए कनेक्शंस चाहिए। मुझे इसके साथ कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना है। लेकिन बाहर से वो एकदम चार्मिंग दिख रहा है। आप बहुत खूबसूरत हैं माय लेडी। कालिया सिर हिलाकर कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट करती है। ओ माय, थैंक यू। वो झुकती है और उसकी लाल आंखें चमकती हैं। मैं तुमसे और बात करना चाहूंगी, क्या ख्याल है? एलन बड़ी चालाकी से बात टाल देता है। मुझे अच्छा लगता, लेकिन अभी हम पर बहुत सारी नजरें हैं। अंदर ही अंदर वो भीख मांग रहा है, प्लीज मुझे चुपचाप जाने दो। वो एक छोटी मजेदार हंसी हंसती है, जैसे वो उसके आर पार देख सकती हो। तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा रूमर्स में सुना था। वो फुसफुस आती है और उसके शब्द हवा में तैर जाते हैं। मैं तुमसे दोबारा मिलने का इंतजार करूंगी, एक आखिरी रहस्यमयी मुस्कान के साथ। वो वहां से चली जाती है और एलन पूरी तरह से कंफ्यूज्ड रह जाता है। इसका क्या मतलब है? वो बड़बड़ाता है, पहले से भी ज्यादा कंफ्यूज्ड होकर। ऊपर ब्लू मून एजेंट्स के पास एक नया अपडेट है। एवलॉन केस की इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से रोका जा रहा है, लेकिन एक नई चिंता है। वो अभी भी उस शख्स पर नजर रख रहा है। वो नीचे देखता है और खिड़की के फ्रेम से चिपके एक परछाई जैसे फिगर को नोटिस करता है। उसका पीछा किया जा रहा है। अंधेरे से एक नया ऑर्डर आता है, नजर रखते रहो, फिर उन्हें खत्म कर दो। असैसिन्स चुपचाप खतरनाक इरादे से आगे बढ़ते हैं और परछाइयों में गायब हो जाते हैं। कुछ समय बाद एलन और इवान खुद को एक सुनसान, धूप वाली घाटी में पाते हैं। यंग मास्टर, क्या आपको यकीन है कि ये सही जगह है? इवान पूछता है। वो उस वीरान इलाके में चारों ओर देखता है। क्या ये सच में वही घाटी है जिसे आप ढूंढ रहे थे? एलन उसे इग्नोर करता है। उसकी आंखें जमीन को स्कैन कर रही थीं। दोपहर का समय है, लेकिन अंदर अजीब तरह से अंधेरा है। उसकी नजरें एक खास जगह पर जाकर टिक जाती हैं। आखिरकार मिल गया मेरा असली मकसद। वो एक नए जोश के साथ आगे बढ़ता है। इवान बड़बड़ाता है, अगर ये फिर से खाली निकला तो मैं शायद रो दूंगा। लेकिन एलन उसके शक को नकारते हुए कहता है, नहीं, इस बार ये असली है। वो अपने साउथ ट्रिप का असली मकसद बताता है। ये उस पार्टी के लिए नहीं था, बल्कि इस जगह को ढूंढने के लिए था, गेम का एक छिपा हुआ लैबिरिंथ। ये है लैबिरिंथ ऑफ विस्पर्स, साइकेडेलिया का एक फेमस डंजियन। इसके 8 पजल रूम्स को क्लियर करने का रिवॉर्ड एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट है, और घंटों की ग्राइंडिंग की वजह से एलन इस जगह को अपनी हथेली की तरह जानता है। मैंने सारे रूट्स और पजल्स याद कर लिए हैं, अब इसे स्पीड रन करने का टाइम है। लेकिन रियल लाइफ में इसके एंट्रेंस पर खड़ा होना बिल्कुल अलग फीलिंग थी। वाओ, भले ही मैंने ये डंजियन अनगिनत बार रन किया है, लेकिन ये नया है। इवान पूरी तरह से हैरान है। ये जगह आर्टिफिशियल लग रही है। आपको इसके बारे में पता भी कैसे है? एलन, जो अपनी ही सोच में डूबा है, बोल देता है, मैं यहां अक्सर आता रहा हूं। इवान अपने मास्टर को घूरता है। आप यहां अक्सर आते रहे हैं?
एलन अपनी सोच से बाहर आता है और एक ऐसी मुस्कान देता है जो डरावनी ज्यादा और सुकून देने वाली कम थी। मजाक कर रहा था, मेरे अपने तरीके हैं, चलो अंदर चलते हैं। इवान गिड़गिड़ाता है, प्लीज इस एक्सप्रेशन के साथ मजाक मत कीजिए। जैसे ही वो अंदर कदम रखते हैं, दीवारें जिंदा हो जाती हैं और डीमन जैसे गारगोयल्स उन पर टूट पड़ते हैं। चमकती लाल आंखों के साथ मॉन्स्टर्स हमला करते हैं, उनके पंजे चीरने फाड़ने के लिए तैयार थे। इवान शांति से डंजियन का गिमिक समझाता है, अगर तुमने पहेलियों का गलत जवाब दिया तो वो चीजें तुम पर बेरहमी से गिरेंगी। जहां इवान पैनिक कर रहा था, वहीं एलन बस एक पेडेस्टल के पास जाता है और पजल सॉल्व कर देता है। इवान बस घूरता रह जाता है, ये इतना शांत कैसे रह सकता है? हम 4 साल से साथ काम कर रहे हैं और मैं आज भी इसे समझ नहीं पाया। इवान पूरी तरह हैरान होकर सोचता है, उसके मास्टर के मिशंस क्राइम सिंडिकेट को खत्म करने से लेकर अनाथों को बचाने तक अजीबोगरीब कामों का एक मिक्सचर होते हैं। जैसे ही डंजियन का मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है और मॉन्स्टर्स को कुचल देता है, इवान दंग रह जाता है। वो मुश्किल से ही अपनी एस्टेट से बाहर निकला है, फिर भी उसे सब कुछ पता है। एलन बस इशारा करता है, ओह सही हो गया, दरवाज़ा मैकेनिज्म के खत्म होने के बाद ही खुलेगा। फाइनल चैम्बर का विशाल पत्थर का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगता है। इवान अभी भी पजल के भयानक अंजाम से सदमे में है। इस बार आप असल में क्या करने वाले हैं? दूसरी तरफ एलन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ रहा है। फाइनली दरवाज़ा खुल गया। मुझे लग रहा है मैं उल्टी कर दूंगा। मुझे पता था कि ये क्रूएल होगा, पर इसे अपनी आंखों से देखना, ये बहुत ज्यादा बुरा है। एलन राहत की सांस लेता है, लगता है ये आखिरकार खत्म हो गया। उनके सामने ट्रेजर रूम है जो सोने, जवाहरात और कीमती आर्टिफैक्ट से भरा हुआ है, लेकिन एलन को इसमें से किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ चलो बस वो काली अंगूठी लेते हैं और चलते हैं। जिस आर्टिफैक्ट के लिए वो आया था, वो एक सादी सी काली अंगूठी है जो उस चमकते खजाने के बीच ऐसे ही पड़ी है। इवान हक्का बक्का रह जाता है। वो चीज, वो तो इन सब में सबसे बेकार लग रही है, लेकिन एलन उसकी असली कीमत जानता है। कुछ और लेने से सिर्फ मुसीबत होगी, उन्हें छोड़ दो। वो अपना इनाम ऊपर उठाता है, उसकी आंखों में जीत की चमक है। मैंने आखिरकार ओथ ऑफ रेस्टोरेंट हासिल कर लिया। बाहर जाते समय एलन घबराए हुए इवान को यकीन दिलाता है, चिंता मत करो, वापसी का रास्ता सेफ है। इवान को यकीन नहीं होता, एलन की गेम नॉलेज की बदौलत उनका बाहर निकलना वाकई आसान होता है शुरू में, लेकिन उनका रास्ता अचानक पत्थर की विशाल मूर्तियों से ब्लॉक हो जाता है। लैबिरिंथ के फाइनल गार्डियंस जाग चुके थे। इवान अपनी तलवार निकालता है, उसका चेहरा पीला पड़ गया है। एक नया अनजाना दुश्मन, ये तो वर्स्ट केस सिनेरियो है। इस बार मैं इसे संभाल लूंगा, एलन शांति से अपने साथी के सामने आकर कहता है। इवान बस हकला पाता है। क्या? इवान चिल्लाकर वार्निंग देता है, आप चाहे कुछ भी प्लान कर रहे हों, हमें पहले भागने का रास्ता चाहिए। लेकिन गोलेम्स पहले ही हमला कर रहे हैं, उनके विशाल हथियार रोशनी को रोक रहे हैं। इवान चिल्लाता है, सेकंड टियर मैजिक काफी नहीं है इन विशाल मॉन्स्टर्स के खिलाफ। एलन आगे बढ़कर अपने हाथ उठाता है और धीरे से कहता है, मैं ओथ ऑफ रेस्टोरेंट को इन्वोक करता हूं। अंगूठी पावर से चमक उठती है और दुनिया एक कॉस्मिक वॉइड में बदल जाती है। तभी एलन के दिमाग में एक पुरानी आवाज गूंजती है, ओ नियाकुला की महान इच्छा को विरासत में लेने वाले टुकड़े। आवाज गरजती है, 2 रेस्ट्रिक्शंस बोलो जिन्हें मैं लागू कर सकूं। ये वही है, गेम की पॉपअप चॉइस विंडो जो अब एक हकीकत है। ये आवाज, ये लगभग इस दुनिया को असली महसूस कराती है। ओथ ऑफ रेस्टोरेंट एक एब्जॉर्प्शन टाइप आर्टिफैक्ट है जो खुद पर लगाई गई लिमिटेशंस के बदले में जबरदस्त पावर देता है। एलन शुरू करता है। पहला, वो एंटिटी जवाब देती है, बोलो। मैं मैजिक यूज करते समय हमेशा बेबीलोनिया के ये हैंड साइन करूंगा। गेम का एक स्किल आइकन सामने आता है जो उसकी चॉइस को कंफर्म करता है। इस रेस्ट्रिक्शन के जरिए तुम क्या चाहते हो? आवाज पूछती है। एलन जवाब देता है, दुनिया के नियमों को थोड़ा और मोड़ने की पावर। मंजूर है। पावर का एक सैलाब एलन के पूरे वजूद में दौड़ जाता है। फिर वो कहता है, दूसरा। आवाज कमांड करती है, बोलो। एलन अपनी दूसरी कसम लेता है, मैजिक यूज करते समय मैं सख्ती से बेबीलोनिया के शब्द चैंट करूंगा। इस रेस्ट्रिक्शन के जरिए तुम क्या चाहते हो? एलन का गोल क्लियर है, दुनिया के नियमों को चुनौती देने के लिए और ज्यादा पावर। दूसरा स्किल आइकॉन दिखाई देता है। इन दोनों रेस्ट्रिक्शंस को मिलाकर वो हाईएस्ट पॉसिबल मैजिक अटैक पावर हासिल कर सकता है। ओथ ऑफ रेस्ट्रिक्शन इस डिमांड पर स्पीचलेस हो जाता है। एलन फिर सोचता है, मेरे अनगिनत प्लेथ्रूज की वजह से मैंने सारे बेस्ट कॉम्बिनेशंस याद कर लिए हैं, इसे काम करना ही होगा। मंजूर है। उसके अंदर बहने वाली पावर 10 गुना बढ़ जाती है। वो एंटिटी फिर से बोलती है, ओ इंसान जो एक भूले हुए देवता के इशारों और रहस्यों को याद रखता है, मैं उस इच्छा को विरासत में लेने के लिए तुम्हारा आभार व्यक्त करती हूं। एलन एक पल के लिए चौंक जाता है। इच्छा को विरासत में लेना? इसका क्या मतलब है? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके हाथ की अंगूठी पिघलकर उसका हिस्सा बन जाती है। रेस्ट्रिक्शन सक्सेसफुली अप्लाई हो गया है।
जैसे ही उसका होश वापस आता है, वो आवाज़ उसे एक आखिरी डरावना मैसेज देती है, मैं हमेशा तुम पर नज़र रखूंगी। समय वापस नॉर्मल हो जाता है। इवान अभी भी चिल्ला रहा है, यंग मास्टर, सेकंड टियर मैजिक काफ़ी नहीं है। लेकिन एलन तैयार से भी ज़्यादा तैयार है। वो जानता है कि उसकी पावर लिमिटेड है, पर वो गेम के रूल्स भी जानता है। अपनी आंखों में एक ठंडी पक्की चमक के साथ वो फैसला करता है कि अब उस ट्रम्प कार्ड को यूज़ करने का टाइम आ गया है जिसके लिए वो इतनी दूर आया था। एलन अपने छोटे से माना पूल की हर एक बूंद एक स्पेल में डाल देता है। उसके हाथ में बिजली का एक गोला बनता है, लेकिन वो बहुत दयनीय है। इसे तबाही का एक शानदार चकाचौंध करने वाला गोला होना चाहिए था, लेकिन इसकी जगह ये बस एक उदास टिमटिमाती हुई चिंगारी है। वो मन ही मन सोचता है, मैं चाहे कितनी भी ट्रेनिंग कर लूँ, यही मेरी लिमिट है। उसका टैलेंट तो हाई है, लेकिन उसकी माना कैपेसिटी बहुत ही कम है, और इसीलिए वो सोचता है अब इस रेस्ट्रिक्शन को टेस्ट करने का टाइम है। अपना माना रिजर्व खाली होने पर एलन अपना स्पेल बुनना शुरू करता है, लेकिन ये कोई मामूली कास्टिंग नहीं है। वो एक भूले हुए देवता के शब्द चैंट करता है। सबसे पहले रिफ्रैक्शन, बिजली की वो मामूली सी चिंगारी उसके हुक्म पर मुड़ने और ऐंठने लगती है, और उसकी प्रॉपर्टीज ही बदल रही थीं। वो एनर्जी ज़बरदस्त तरीके से घूमती है और ऐसी पावर से कड़कड़ा रही थी जो उसमें लगाए गए माना से कहीं ज़्यादा थी। और फिर रिपल्शन, ये स्पेल धड़कने लगता है जैसे फिजिक्स के सारे नियमों के खिलाफ जा रहा हो, और वो अनकंट्रोल्ड कच्ची बिजली के एक भयानक तूफान में फट पड़ता है। एक अंधी कर देने वाली रोशनी पूरी गुफा में फैल जाती है, और इवान इस जबरदस्त पावर के सामने बस अपनी आंखें ही ढक पाता है। तीसरा, ब्लू लाइट, सारी एनर्जी एक जगह इकट्ठा होकर तबाही के एक बहुत बड़े घूमते हुए गोले में बदल जाती है, जिसके सामने एलन और इवान बच्चे लग रहे थे। और आखिरी इनकैनिटेशन के लिए लाइन ऑफ डिफ्रैक्शन, वो बेबीलोनिया के पुराने हैंड साइंस करता है जो उसके ओथ ऑफ रेस्ट्रेंट की एक शर्त थी, और इस मैजिक को उसकी एब्सोल्यूट पीक पर पहुंचा देता है। एक आखिरी निर्णायक इशारे के साथ एलन उस स्पेल को अनलीश कर देता है जिसे उसने 5 टर्न्स लगाकर बड़ी बारीकी से तैयार किया था। वो इन्हांस्ड चेन लाइटनिंग एक रॉकेट की तरह आगे बढ़ती है, जैसे इंसाफ का कोई धधकता हुआ भाला हो जिसका निशाना सीधे गोलेम गार्डियंस पर था। इवान का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसने एक सिंपल सेकेंड टियर स्पेल में इतनी पावर कभी नहीं देखी थी। बिजली उन पत्थर के टाइटन्स को चीरती हुई निकल जाती है। पहले तो ऐसा लगा जैसे कोई डैमेज हुआ ही नहीं, लेकिन अगले ही पल उन गार्डियंस के पत्थर के जिस्म भरभरा कर टूटने लगते हैं। गुफा लगातार हो रही बिजली की कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट से गूंज उठती है, क्योंकि वो स्पेल अभी भी अपना कहर बरपा रहा था। जब रोशनी आखिरकार खत्म होती है तो वो खतरनाक दिखने वाले गोलेम्स गायब हो चुके थे। पीछे बची थी तो बस ओजोन की महक और गुफा के फर्श पर चमकते हुए रून्स। इवान बस उस तबाही को घूरता रह जाता है। उसका दिमाग समझ ही नहीं पा रहा था कि उसने अभी अभी क्या देखा है। ये क्या बकवास है। वो अपने मास्टर की तरफ मुड़ता है। पसीने की एक बूंद उसकी कनपटी से नीचे लुढ़क रही थी। क्या आप अब तक अपनी ताकत छुपा रहे थे? एलन, जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, एक सिंपल सा जवाब देता है, बिल्कुल नहीं। इवान को यकीन ही नहीं होता है, मैंने अपने 15 साल के मर्सनरी करियर में ऐसा कुछ भी नहीं देखा। क्या आपको यकीन है कि वो सिर्फ सेकंड सर्कल मैजिक था? हाँ, एलन कंफर्म करता है, और उसका एक्सप्रेशन हमेशा की तरह शांत था। लेकिन अंदर ही अंदर एलन भी शॉक में था। वो मन में सोचता है, मुझे भी नहीं पता था। गेम में तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसे गेम का टर्न बेस्ड सिस्टम याद आता है। साइकेडेलिया में मैजिक को हर टर्न में हैंड साइंस या इंकैनिटेशंस के जरिए एक छोटे से बूस्ट के लिए एनहांस किया जा सकता था। इस बार मैंने चेन लाइटनिंग मैजिक को 4 इंकैनिटेशंस और हैंड साइंस के साथ पूरे 5 टर्न्स तक एनहांस किया। दूसरे शब्दों में, मैंने बस एक लार्ज स्केल लाइटनिंग स्पेल के लिए एक मैजिक सेटिंग यूज की थी, लेकिन इसके अलावा मेरी पाबंदियों की वजह से मुझे अपने हर मैजिक के लिए हैंड साइंस और इंकैनिटेशंस यूज करने ही पड़ते हैं। उस एंटिटी की बातें उसके दिमाग में गूंजती हैं। ए इंसान जिसे एक भूले हुए भगवान के इशारे और राज याद हैं, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि तुम ही उसकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हो। उसे एहसास होता है ये जरूर बार बार एनहांस हुआ होगा, फिर भी वो मानता है। ये सोचना कि सेकंड सर्कल मैजिक भी ओवरकिल हो जाएगा। नतीजा मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। इसने मुझे भी हैरान कर दिया। जैसे ही वो डंजियन से बाहर निकलते हैं, एलन राहत की सांस लेता है। हाँ, आखिर हम बाहर निकल ही आए। इवान पूरी तरह थक कर पास के एक पत्थर पर ढह जाता है। उफ, ये तो लड़ाई से भी ज्यादा थकाने वाला था। वो पीछे उस मनहूस घाटी की तरफ देखता है। आखिर किसने बनाई होगी ये इतनी अजीब जगह? सोचते हुए एलन की आंखें सिकुड़ जाती हैं। अब जब मैं सोच रहा हूं तो मेज ऑफ विस्पर का एक दूसरा नाम भी था। इसका मैप लेआउट और स्ट्रैटेजिक गाइड कम्युनिटी वेबसाइट पर पोस्ट किए गए थे। इसे एक और नाम से जाना जाता था,
द मेज ऑफ पैलन। वो बड़े कैजुअल अंदाज में इवान के सवाल का जवाब देता है। पैलन नाम के एक बंदे ने इसे बनाया था। इवान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। माफ कीजिएगा, आपने अभी क्या कहा? एलन अपने चक्कर खा रहे साथी को खड़ा होने में मदद करता है। मैंने कहा, चलो ईस्ट वापस चलते हैं। पिछले 3 हफ्तों में तुमने बहुत अच्छा काम किया, वो आगे कहता है, क्योंकि वापस लौटकर मुझे एक काम करना है। इवान चौंक जाता है। हैं यंग मास्टर, आप तो दिखने से ज्यादा मेहनती निकले। चलते चलते एलन गेम और इस असलियत के बीच के फर्क के बारे में सोचता रहता है। अगर मैं स्पेल के एट्रीब्यूट से मैच करता हुआ हैंड साइन चुनता हूं तो उसकी पावर बढ़ जाती है, और अगर मैं सही इनकैनेटेशन चुनता हूं तो उसकी प्रॉपर्टीज एनहांस हो जाती हैं। गेम मैकेनिक्स को तो ऐसे ही काम करना था, लेकिन गेम से अलग, जहां विजुअल्स तो सेम रहते थे और सिर्फ नंबर ऊपर जाता था। इस बार मैंने सच में नोटिस किया कि स्पेल हर इनकैनेटेशन के साथ अपनी शेप बदल रहा था। वो सोचता है, भले ही मेरा माना पूल बहुत कम है, शायद मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए देख पा रहा हूं क्योंकि मैं माना कंट्रोल करने में माहिर हूं। मेरा माना रिकवर होते ही मुझे इसे टेस्ट करना होगा। खैर, ये राहत की बात है कि सब ठीक ठाक निपट गया। उधर चांद की रोशनी में चोगा पहने एक रहस्यमयी परछाई अंधेरे में छिपकर सब देख रही थी। ये वही हरे बालों वाली चोगा पहने लड़की थी जो बॉल पार्टी में एलन पर नजर रख रही थी। वो बड़ी खामोशी और नज़ाकत से अपनी छिपने की जगह से छलांग लगाती है। उसे पता था कि उसे कहाँ जाना है। वो उसी लेबिरिंथ में दाखिल होती है जिसे एलन ने अभी अभी क्लियर किया था। उसके सामने पत्थर की एक बड़ी सी पटिया थी जो चमकते हुए पुराने टेक्स्ट से भरी थी। भूले हुए आउटर गॉड्स का दौर, एलानेफ एम्पायर के ग्लिफ्स। उसकी आंखें उस अजीब लिखावट को स्कैन करती हैं और उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो एक खास लाइन जोर से पढ़ती है जिसे इस मेज के क्रिएटर ने पीछे छोड़ा था। मेरे उस दोस्त के लिए जो अकेला रह जाएगा, कायर पैलन की तरफ से। उसके होठों पर एक हल्की, सब कुछ जानने वाली मुस्कान तैर जाती है। हाँ, वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर उस पुरानी लिखावट को छूती है। उसके दिमाग में एक लेजेंडरी हीरो की तस्वीरें घूमने लगती हैं। वो जिसने ब्लैक थिंग्स के हमले को रोका और अल कुलाका के खिलाफ जीत हासिल की, जो शहर के लोगों के दिल खा जाते थे। ब्रिलियंट एम्परो पैलन द ग्रेट। उसे अपनी असलियत याद आती है। मुझे ये सारी नॉलेज इसलिए मिली क्योंकि एक महान मिशन दिए जाने के बाद मैं एंशिएंट लाइब्रेरी के साथ पैदा हुई थी। वो एलन के बारे में सोचती है, वो इंसान जिसे ग्रेट मून के नाम से जाना जाता है, और वो शैतानी एंटिटी जो उसके पीछे रहती है, द ब्लडी क्वीन। मैं जानती थी कि वो स्पेशल है क्योंकि ब्लडी क्वीन उसके पीछे थी, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि ग्रेट मून पैलन का दोस्त निकलेगा। और तो और, जो फ्रेज उसने फुसफुसाया था वो तो एंशिएंट लाइब्रेरी में कहीं भी मौजूद नहीं है। आखिर ये है क्या चीज? उसके होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। रेड मून सही था। मुझे आंख बंद करके बस ऑर्डर्स फॉलो करने पर शर्म आ रही है। तभी उसे अपने पास आते हुए साथी की मौजूदगी का एहसास होता है। वो पूछती है, क्या तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिली? नीले बालों वाला लड़का सिर झुकाकर कहता है, नहीं, डार्क वन मर चुका है। हवा में अचानक उसका सिर पूरा घूम गया। एजेंट एक भयानक और अजीब मौत के बारे में बताते हुए रिपोर्ट करता है। सुपीरियर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इसे आगे की प्रोसेसिंग के लिए रिपोर्ट करना होगा। और फिर वो दोनों वापस परछाइयों में गुम हो जाते हैं। सीन जेनोनिया काउंटी में शिफ्ट होता है, जहां कालिया जेनोनिया अकेली बैठी एलन पैलाटियो के साथ हुई अपनी अजीब मुलाकात के बारे में सोच रही है। वो अपनी चाय पीती है और उसकी लाल आंखों में एक तूफान सा उमड़ रहा था। वो सिर्फ एक अफवाह नहीं थी, उसे एलन का परेशान कर देने वाला शांत व्यवहार याद आता है, एकदम खौफनाक और इमोशनलेस। उसकी आंखें किसी गहरी खाई की तरह थीं। वो अपने पिता काउंट के पास जाती है, जो पेपर वर्क में बिजी थे। हाँ, काउंट जेनोनिया ताकतवर और फेमस हैं। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आ जाती है, लेकिन उसने मुझे फेमस कहा, जबकि मैं किसी भी सोशल एक्टिविटी में हिस्सा तक नहीं लेती। है ना ये दिलचस्प बात, फादर? जैसे ही वो ये बोलती है, उसके हाथ से एक डार्क एनर्जी बहने लगती है और उसकी आंखें एक शैतानी पावर से चमक उठती हैं। काउंट वहीं जम जाता है और उसका पेन खनखनाकर डेस्क पर गिर जाता है। वो आगे की तरफ ढह जाता है। अब उसकी मर्जी उसकी अपनी नहीं थी। कालिया मुस्कुराती है। उसका राज अब सेफ था। कोई नहीं जान पाएगा कि मैंने अपने पिता को कठपुतली बना दिया है ताकि मैं घर की असली मुखिया बनकर काम कर सकूं। लेकिन एक सवाल अब भी था, उसे ये पता कैसे चला? उसे एलन के आखिरी शब्द याद आते हैं, अभी हम पर बहुत सारी आंखें हैं। उसे छत पर अपने एक जासूस की परछाई दिखती है। लगता है उसने मेरे लगाए हुए जासूसों को भी नोटिस कर लिया था। तभी ये घबराया हुआ नौकर भागते हुए कमरे में आता है। मिस कालिया, क्या बात है? वो बीच में टोकने से चिढ़कर पूछती है। नौकर हकलाते हुए कहता है, आपको अपना कमरा देखना चाहिए। अपने कमरे में उसे एक खौफनाक मंजर दिखता है। ये उसी जासूस की लाश थी जिसे एलन ने नोटिस कर लिया था और उसकी गर्दन साफ साफ टूटी हुई थी। नौकर हैरान था।
जिस तरह से इसकी सील एक्टिवेट नहीं हुई, लगता है इसने कोई राज नहीं खोला। मिलते ही उसने मेरी एक बहुत बड़ी कमजोरी पकड़ ली है, वो सोचती है, और उसके चेहरे पर एक शिकारी मुस्कान फैल जाती है। कहानी अब हमें ले चलती है विशाल आल्टिया ड्यूकल एस्टेट में, जहां रात के अंधेरे में एक अकेली बग्गी आकर रुकती है। और इस बग्गी के अंदर एक तूफान उठ रहा था, आसमान में नहीं, बल्कि सबसे छोटी बेटी लोरिया आल्टिया के दिमाग में। एलन के साथ हुई अपनी हाल की मुलाकात को याद करते हुए उसके होंठों पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। जैसा सोचा था, वो अपनी मुट्ठी भींचते हुए सोचती है, वो ऐसा कोई नहीं है जिसे हल्के में लिया जा सके। उसे एलन की आंखों की वो डरावनी गहराई याद आती है, एक ऐसी ठंडक जो उसके अपने पिता की आंखों को भी टक्कर दे सकती थी। अंडरवर्ल्ड का डिस्टिंग्विश्ड वन, उसकी आंखें मेरे पिता की तरह ही सर्द हैं। ये वो इंसान है जिससे मुझे कभी दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। जब वो उससे बॉल में मिली थी तो वो उसकी आखिरी उम्मीद था, वो मेरी आखिरी उम्मीद था। लेकिन वो उसके रूखे बर्ताव को याद करते हुए सोचती है, वो जानती थी कि उसके जैसा आदमी कभी हारने वाला दांव नहीं खेलेगा। वो ऐसी कोई डील एक्सेप्ट नहीं करेगा जिससे उसे बड़ा नुकसान हो। लोरिया एक सोने के पिंजरे में फंसी राजकुमारी थी, जो गिद्धों से घिरी हुई थी। उसके 4 बड़े भाई बहन, सबसे बड़ा बेटा टिमालियन, सबसे बड़ी बेटी मैरियन, दूसरी बेटी पिरीन और दूसरा बेटा कीग, वो सांप थे जिन्होंने एक एक करके उससे सब कुछ छीन लिया था। क्योंकि मेरे चालाक भाई बहनों ने मेरी सारी दौलत और पावर छीन ली थी, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। वो अब तक बस अपने पिता के बचे खुचे प्यार और रहम पर जी रही थी। लेकिन अब जब वो पूरी तरह से घिर चुकी थी तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उसकी ये बेबसी भरी जिंदगी एक ही रात में बिखर गई। एक नौकरानी घबराहट में दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आती है। लेडी लोरिया, हमारी सबसे छोटी लेडी वापस आ गई हैं। इससे पहले कि लोरिया कुछ समझ पाती, एक और नौकर लड़खड़ाता हुआ अंदर आता है, जो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। लेडी पिरिन और कीग ने अपनी जान ले ली है। लोरिया की दुनिया जैसे जम सी जाती है। ये शब्द हवा में एक मौत की सजा की तरह गूंज रहे थे। क्या? उसका दिमाग घूम जाता है। पिरिन और कीग, वो दोनों जो पावर के 1 इंच के लिए अपने ही परिवार का गला काट दें, वो लोग तो अपने परिवार को छुरा घोंप दें और उन्होंने अपनी जान ले ली। इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। एक अनजाना डर उसे घेर लेता है जब वो सवाल पूछती है जिसका जवाब वो पहले से ही जानती थी। तो फिर टिमालियन और मैरियन का क्या हुआ? नौकर डर से कांप रहे थे। उनके चेहरे भूतों की तरह सफेद पड़ गए थे और उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। तभी एक और बटलर इस बुरे सपने को सच साबित कर देता है। लाल लॉर्ड टिमालियन और लेडी मैरियन मेन हॉल में। एक खौफनाक मंजर सामने आता है। दोनों सबसे बड़े भाई बहन अपनी ही महत्वाकांक्षा के शिकार हो चुके थे और उनकी लाशें किसी डरावनी कलाकृति की तरह पड़ी थीं। लोरिया उस तबाही को घूरती रहती है। उसका दिमाग इस सीन को समझने से इनकार कर रहा था। ये सब क्या है? उसी वक्त एस्टेट की चांदनी में नहाई छतों पर एक सिल्वर बालों वाला असैसिन चुपचाप उतरता है। उसका काम पूरा हो चुका था। एक ठंडी संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ वो अपनी कामयाबी कंफर्म करता है, सक्सेसफुली एलिमिनेटेड। और जितनी तेजी से वो आया था, उतनी ही तेजी से वो परछाइयों में वापस गायब हो जाता है, अपने पीछे मौत का मंजर और खलबली में डूबा एक ड्यूकडम छोड़कर। अब शांत पड़ चुके हॉल से गुजरते हुए लोरिया को बॉल में कही एलन की वो अजीब बात याद आती है। एक चौंकाने वाले एहसास से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसने तो बस इतना कहा था, बस अच्छी चीजें होंगी। और अब वो समझ गई थी, वो सिर्फ अंडरवर्ल्ड का कोई मामूली आदमी नहीं था, काउंट के घराने का असली मास्टरमाइंड, जिसने अपने पंजे छुपा रखे थे और पावर हथियाने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था। ये डरावनी सच्चाई उसके सिर पर किसी पहाड़ की तरह टूट पड़ती है। तो इसका ये मतलब था, उसने ही ये सब कुछ करवाया था। बस ऐसे ही वो कांप उठती है, ठंड से नहीं बल्कि एक गहरे रूह कंपा देने वाले डर से। और बस ऐसे ही मैं रातों रात ड्यूकल फैमिली की इकलौती वारिस बन गई। उसके मुंह से एक कांपती हुई हंसी निकलती है जिसमें डर और हैरानी दोनों मिली हुई थीं। हाँ, मैंने ये किस शैतान से सौदा कर लिया है? लेकिन ये डर जल्द ही एक ठंडे इरादे में बदल जाता है। वो अब इतना आगे आ चुकी थी कि पीछे नहीं हट सकती थी। लेकिन मैं पीछे नहीं हट सकती। जो लोग उसे धोखा देते हैं उनका क्या हश्र होता है, इसके तो पहले से ही बहुत सारे एग्जाम्पल मौजूद हैं। उस विशाल खाली हवेली में अकेली आल्टिया की नई डचेस अपना फैसला करती है, मुझे अपने चुने हुए रास्ते पर ही चलना होगा। 2 महीने पलक झपकते ही गुजर जाते हैं और मौसम भी बदलने लगता है। पैलेटियो एस्टेट में आल्टिया ड्यूकडम का एक बटलर एक फॉर्मल ग्रीटिंग और एक तोहफे के साथ पहुंचता है। मैं यहाँ ड्यूक आल्टिया के ऑर्डर पर आया हूँ। इवान दिलचस्पी से एलन को देखता है, जबकि एलन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। ड्यूक आल्टिया, वो थोड़ी हैरानी से पूछता है। इवान वो शानदार बक्सा खोलता है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वाओ, ये तो सेनेंस वाइन की बोतल है।
मैंने सुना है इसकी एक बोतल की कीमत कुछ हजार गोल्ड होती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसे देख पाऊंगा। एलन कार्ड उठाता है। उसके चेहरे के भाव पढ़ना मुश्किल था। ये लोरिया की तरफ से था। उसने मेरे लिए ये क्यों भेजा होगा, वो सोचता है, और उसे थोड़ा गिल्ट महसूस होता है। मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पाया, मामले से अनजान। एलन मैसेंजर से पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि ये मेरे लिए है? वो आदमी अदब से झुकता है। ड्यूक ने खुद इसे तैयार किया है और मुझे आप तक पहुंचाने का ऑर्डर दिया है। ये कन्फर्मेशन सुनकर एलन को एक झटका सा लगता है। ड्यूक खुद। उसका दिमाग बिजली की तेजी से सारी कड़ियां जोड़ता है। रुको, इसका मतलब सबसे छोटी लोरिया ड्यूक बन गई है, और वाकई वो बन चुकी थी। हम नई डचेस आर्टिया को देखते हैं, जो अब कोई डरी सहमी लड़की नहीं, बल्कि एक पावरफुल औरत थी, जो पूरी लगन से अपने एस्टेट के काम संभाल रही थी। दिन भर के काम के बाद वो अंगड़ाई लेती है और उसके मुंह से एक आह निकलती है। 2 महीने कितनी जल्दी बीत गए। मेरे पिता के फ्यूनरल के बाद, जिनकी बीमारी की वजह से मौत हो गई थी, मैं सक्सेशन सेरेमनी के बाद ड्यूक बन गई। मैं तो पहले इस ऑफिस में घुस भी नहीं सकती थी। उस खूनी रात की यादें अब भी ताज़ा हैं। मेरे भाई बहनों की मौत इतनी अचानक हुई, लेकिन किसी ने मुझ पर जरा भी शक नहीं किया। उसका अलीबी एकदम परफेक्ट था। इतनी परफेक्ट किस्मत कि ऐसा लगता था जैसे इसे किसी ने प्लान किया हो। क्योंकि मेरे पास एक अलीबी था, मैं बॉल अटेंड कर रही थी। उस वक्त मेरे भाई बहनों ने मेरी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करवा दिया था। जब मैं हवेली लौटी तो मैं सचमुच पावरलेस थी। वो काम जाती है अपनी बेबसी और एलन के उस डरावने लेकिन सटीक सॉल्यूशन को याद करके। ये बात मुझे बाद में समझ आई और मैं काफ़ी हैरान थी। ये सोचना भी मुश्किल है कि उसने उस सिचुएशन को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। उसने ऊपर से तो बड़ी लापरवाही से मना कर दिया, लेकिन पर्दे के पीछे सारा काम एकदम परफेक्ट तरीके से निपटा दिया। उसकी तारीफ में डर भी मिला हुआ था। आखिर उसने कितने आगे तक का हिसाब लगाया होगा। मैंने तो उसे पिता के फ्यूनरल के बारे में बताया भी नहीं था, क्योंकि मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी कि ये कोई रहम का काम नहीं था। उसने मेरी मदद ज़रूर इसलिए की होगी क्योंकि उसे अपने किसी प्लान के लिए आल्टिया की ज़रूरत है। हालांकि मैंने आल्टिया की सारी सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशंस को मिला लिया है, लेकिन ये उसकी छुपी हुई पावर का मुकाबला करने के लिए काफ़ी नहीं होगा। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, उसे मुझसे कुछ चाहिए। पैलेटियो, अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा नाम जिसने सिर्फ अपने बिजनेस के दम पर अपनी पावर बढ़ाई है। अगर मेरे पास ऐसा कुछ है जो उसके पास नहीं है, तो वो है पर्दे के पीछे से पॉलिटिकल स्टेज को मैनिपुलेट करने की काबिलियत। आखिरकार वो उसके इस बड़े शतरंज के खेल में अपनी कीमत समझ जाती है। वो सिर्फ एक प्यादा नहीं है, वो एक रानी है, एक पावरफुल मोहरा जिसकी उसे अपनी जीत पक्की करने के लिए ज़रूरत है। उसे आल्टिया नाम की ज़रूरत है। वो अपना इरादा पक्का कर लेती है। फिलहाल मुझे उस पर फोकस करना होगा जो मुझे करना है, क्योंकि डिस्टिंग्विश्ड वन जल्द ही मुझसे कांटेक्ट करेगा। आखिरकार उसके चेहरे पर एक सच्ची प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। डचेस के तौर पर उसका पहला काम बदला लेना नहीं, बल्कि शुक्रिया अदा करना था। उम्मीद है उसे मेरा शुक्रिया का तोहफा पसंद आया होगा। वापस एलन के पास मैसेंजर वहां से विदा लेता है। इवान एलन को देखता है, जो इन सब घटनाओं से पूरी तरह कंफ्यूज्ड था, जबकि एलन इस नई हकीकत को समझने की कोशिश कर रहा था। लोरिया, वो लड़की जो मरने वाली थी, अब एक डचेस है। कुछ तो गड़बड़ है, वो सोचता है, और उसे महसूस होता है कि किस्मत की लहरें एक बार फिर बदल रही हैं। वक्त आगे बढ़ता है। कुछ महीनों बाद हम खुद को ओरिजिनल गेम की स्टोरी शुरू होने से 5 साल पहले पाते हैं। पैलेटियो एस्टेट बर्फ की एक पतली चादर से ढका हुआ है। इवान एनर्जी से भरा हुआ अपने मास्टर के पास भाग कर आता है। ओह, यंग मास्टर। वो फौरन खुद को ठीक करता है। यंग, मेरा मतलब है, मुझे अब आपको काउंट बुलाना चाहिए, है ना? एलन एक हल्की सी आ भरता है। अभी सक्सेशन सेरेमनी नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे बुला सकते हो क्योंकि अब साल बदल गया है। ये वो जिंदगी नहीं थी जो उसने प्लान की थी। हालांकि मैंने काउंट बनने का प्लान तो नहीं किया था। उसका आइडियल फ्यूचर तो सिंपल था, फैमिली ड्रामा से बचो, सेटल हो जाओ और एक फूड टूर पर निकलो। लेकिन अब उसने खुद को ढाल लिया था। खैर, अब जब मुझे इसकी आदत हो गई है, तो मैं एक नोबल होने के फायदे को मैक्सिमाइज कर सकता हूं। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि एक काउंट का वर्क लाइफ बैलेंस उतना भी बुरा नहीं था। इवान उसे एक सीलबंद खत देता है। ये यूटिया का लेटर है। चलते चलते इवान पूछता है, वैसे क्या आपको उन असैसिन्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली जिन्होंने लियो को मारा था? एलन जवाब देता है, अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन इन्फॉर्मेशन गिल्ड जांच कर रही है, तो उन्हें थोड़ा टाइम देते हैं। वो स्टडी में बैठ जाते हैं और इवान आगे पूछता है, तो अब आपका गोल क्या है? मैं गैस कर रहा हूं कि बदला लेना तो नहीं है। एलन की नज़रें कहीं दूर थीं। ये दुनिया अब वो गेम नहीं थी जिसे वो जानता था। ओरिजिनल गेम से जो भी चीज़ें थोड़ी अलग हुई हैं।
वो शायद मेरे कारण हुए बटरफ्लाई इफेक्ट्स हैं, इसलिए मैं बस अनएक्सपेक्टेड घटनाओं के लिए तैयार रहने वाला हूं। इवान इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाता। ओह, आप अभी बिल्कुल एक असली काउंट की तरह लग रहे थे। एलन बस बेफिक्री से कहता है, श्योर। वो लेटर की सील तोड़ता है और पढ़ते पढ़ते उसके एक्सप्रेशन नरम हो जाते हैं। पता नहीं इस बार उसने क्या लिखा है। टिल्ड। लेटर अनाथालय से आया एक दिल को छू लेने वाला अपडेट था। यूटिया बच्चों की छोटी छोटी खुशियों के बारे में लिखती है। ड्यूस एक मास्टर पपेटियर बन गया है। सेओलोरैंग अपने दोस्तों के साथ खेलने में मगन है और रिन्ने और राडन को पढ़ने और बागवानी करने में शांति मिली है। एलन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान फैल जाती है। ये रूटीन अब जाना पहचाना सा हो गया है और इससे मेरे दिल को सुकून मिलता है। मैंने कभी उनके चेहरे नहीं देखे, लेकिन उन्हें अच्छी तरह से बड़ा होते देखकर मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। अचानक उसके दिमाग में एक प्रैक्टिकल ख्याल आता है। वो लेटर से नजरें उठाकर पूछता है, अब जब मैं सोच रहा हूं तो ये बच्चे कितने साल के हैं? इवान पलकें झपकाता है। ये तो अचानक था। वो अब समाज में बाहर जाने के लिए तैयार हैं। उनमें से कुछ तो अनाथालय पहले ही छोड़ चुके हैं। फिर वो एक जरूरी बात बताता है, जिन्हें आपने बचाने का ऑर्डर दिया था, वो अब लगभग उसी उम्र के हैं। उनके झुकने की इमेज, जिसमें इज्जत और दुख दोनों मिले हुए थे, उसके दिमाग में कौंध जाती है। उसे थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ठीक है। वो एक फैसला लेता है, अब उन्हें जाने देने का वक्त आ गया है। इवान चौंक जाता है। सच में? क्या आपने उन्हें एक जगह इसलिए नहीं रखा था क्योंकि उन्हें जख्म लगे थे? एलन जवाब देता है, अब ऐसा करने की कोई वजह नहीं है। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। अब जब वो सब बड़े हो गए हैं तो उनके फ्यूचर के लिए उन्हें जाने देने का समय आ गया है। उसे यकीन था कि उसने उन्हें उनकी दुखद किस्मत से भटकाने के लिए काफी कुछ कर दिया है। मैंने उनकी इतनी देखभाल की है कि वो डेडली सिंस के रूप में अवेकन ना हो, तो अब वो ठीक ही रहेंगे, है ना? इवान धीरे से समझते हुए सिर हिलाता है। अब जब वो सब अच्छी हेल्थ में है, मैं समझ गया। एलन को गेम के लोर से उनकी पैदाइशी काबिलियत याद आती है। यूटिया, जिसे फेथ का टैलेंट मिला था। ड्यूस बेजोड़ तलवारबाज, जिसके पास सोड का टैलेंट था। रिन्ने तेज दिमाग वाली, जिसके पास स्टडीइंग का टैलेंट था। सेओलोरैंग खूंखार बीस्टकिन, जो एक फाइटर के टैलेंट के साथ पैदा हुई थी। और राडन डिवाइन वॉरियर, जिसके पास एक अपोसल का टैलेंट था। उनके इन जन्मजात गिफ्ट्स के साथ उसे उनकी कामयाबी पर पूरा भरोसा था। अगर वो अपने टैलेंट्स को सही फील्ड में इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत अच्छा करेंगे। संतुष्ट होकर वो कहता है, क्या परफेक्ट प्लान है? ये सोचते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी लाली आ जाती है। और जब ये कर ही रहा हूं तो मुझे उन सब के लिए एक एक गिफ्ट भी तैयार करना चाहिए। मैं वैसे भी उन्हें गिफ्ट देने का प्लान कर रहा था। जैसे ही बर्फीले नज़ारे पर शाम ढलती है, एलन के प्लान्स पर काम शुरू हो जाता है। वो जीत की खुशी में चिल्लाते हुए अपना आखिरी पेपर वर्क खत्म करता है। सब हो गया। दूसरी तरफ इवान सोफे पर पूरी तरह से ढेर हो चुका था। अचानक इवान झटके से उठता है, मुस्कुराते हुए सैल्यूट करता है और लेटर पहुंचाने के लिए कमरे से बाहर भाग जाता है। ठीक है, फिर मैं वापस आता हूं। एलन उसे जाते हुए देखता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। सोच रहा हूं कि जब वो लोग बहुत बड़े बन जाएंगे तो क्या मुझे उनसे कुछ वापस मिलेगा। अपना काम खत्म करके वो डूबते सूरज को देखता है और उसके सीने में एक पिता जैसा गर्व महसूस होता है। बच्चों, मेरे खत पढ़ो और इस दुनिया में निकल पड़ो। बहुत दूर एक धुंधली रोशनी वाले वेयरहाउस में यूटी अपना खत ऊपर उठाती है। वक्त आ गया था, ऑर्डर्स आ गए हैं। वो बाकियों को इकट्ठा करती है, लेकिन इस बार खबर अलग थी। इस बार वो अपनी स्थिर आवाज में कहती है, उन्होंने हमें खत अलग अलग भेजे हैं। सबके रिएक्शन मिले जुले थे। खुशमिजाज सेओलोरैंग खुशी से चिल्लाती है, जबकि ड्यूस फ्यूचर का तलवारबाज शांत और उत्सुक एक्सप्रेशन के साथ देखता है। रिन्ने चुपचाप मुस्कुराते हुए अपना खत पकड़े हुए थी, जबकि राडन हमेशा की तरह शांत और भावहीन बना रहा। लेकिन सबसे बेचैन करने वाला रिएक्शन यूटिया का था। उसकी सुर्ख आंखों में एक अजीब सी शिद्दत थी। उसके शांत चेहरे के पीछे एक खामोश तूफान उठ रहा था। आखिर उसके खत में ऐसा क्या लिखा हो सकता है? लेकिन इन सबसे पहले यूटिया शांति से कहती है, हमें पिछले लेटर्स भी पढ़ने चाहिए। राडन कंफ्यूजन में अपना सिर खुजाता है। तभी सेओलोरैंग पूछती है, क्या हम सच में उन्हें पढ़ सकते हैं? पहले तो सिर्फ तुम ही पढ़ती थी यूटिया समझाती है। जिस तरह से उसने हम सबको अलग अलग ऑर्डर्स दिए हैं, इसका मतलब है कि उसने फैसला कर लिया है कि अब सबके देखने का टाइम आ गया है। सेओलोरैंग उन कैजुअल लाइंस को पढ़ती है। कैसी हो? अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। ये एक ऑर्डर है। रिने वो बात बोलती है जो सब सोच रहे थे। ये तो बस रोजमर्रा की छोटी मोटी बातें लग रही हैं, है ना? यूटिया एक फीकी मुस्कान के साथ कहती है, उसने शुरू से ही ऑर्डर्स को नॉर्मल बातचीत का भेज दिया था। ठीक है, देखो। वो उन दोनों के बीच हुए सबसे पहले लेटर को ऊपर उठाती है।
ग्रीटिंग लेटर के बाद ये पहला ऑर्डर है। ये एक सिंपल पेन पाल मैसेज जैसा लगता है, लेकिन यूटिया छिपे हुए कमांड को समझ जाती है। वो एलिमिनेशन टारगेट बताता है, मिशन देता है और हमें बाद में सिचुएशन रिपोर्ट करने के लिए कहता है। ये तब की बात है जब उसने ब्लू मून मुझे सौंपा था। वो एक और लेटर दिखाते हुए बताती है जिसमें बस ऑर्फनेज के मंथली अपडेट्स मांगे गए थे। जैसा कि तुम सब देख सकते हो, उसने पर्सनली तुम सबको चुना है। वो उन्हें बताती है, जिससे उनके मकसद पर मुहर लग जाती है। डेउस को आखिरकार समझ आता है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन लीक होने से रोकने के लिए है। यूटिया सिर हिलाती है। इसी तरह तुम्हें ऑर्डर्स को साफ साफ समझना होगा और मिशन को पूरा करना होगा। राडन, जो हमेशा प्रैक्टिकल बातें करता है, बीच में बोलता है, तो फिर क्या हमारे लिए उससे पर्सनली मिलना या मैजिक कम्युनिकेटर का इस्तेमाल करना बेहतर नहीं होगा? लेकिन यूटिया का जवाब तेज और एकदम डरा देने वाला होता है। मुझे उम्मीद है कि तुम भूले नहीं हो कि हमें सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना है। उसकी ये अटूट भक्ति आगे के सारे सवालों को चुप करा देती है। जैसा कि उनमें से एक नोटिस करता है, ये एक डरा देने वाला अटूट भरोसा था। सियोल रंग, जो हमेशा माहौल को खुशनुमा बना देती है, इस भारी माहौल को तोड़ती है। मैं नहीं भूली। तो फिर चलो ऑर्डर पढ़ते हैं। और इस तरह वो पांचों आखिरकार अपने नए इंडिविजुअल ऑर्डर्स खोलते हैं, इस बड़ी दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार। डेउस अपना ऑर्डर सबसे पहले पढ़ता है। उसने मुझे कैलिबर्न यानी नाइट्स के देश में जाने को कहा है, लेकिन सियोलरंग अपनी डेस्टिनेशन से उतनी खुश नहीं है। कॉलोनी, लेकिन मुझे रेगिस्तान पसंद नहीं है। मेरे लिए रैक्सिस है एंटरटेनमेंट सिटी, राडन कहता है, जो जुए और दौलत के शहर जाने के लिए एक्साइटेड है। रिने कहती है, उसने मुझे लार्थेनिया यानी मेज सिटी जाने को कहा है। और यूटिया के लिए उसका रास्ता आस्था की एक जगह की ओर जाता है, द होली किंगडम, रोसारियो। उसकी गहरी लाल आंखें एक ऐसे इमोशन से चमकती हैं जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। वो उन्हें याद दिलाती है, तुम सबको क्या करना है, ये लेटर में लिखा है ना? ड्यूज अभी भी कंफ्यूज्ड है। मुझे वजह तो नहीं पता, लेकिन उसने मुझे एक नाइट बनने के लिए कहा है। सियोलरंग एक राहत देने वाली बात बताती है। उसने ये भी कहा है कि चिंता मत करना क्योंकि पेट्रोनेज जारी रहेगी। रिने कंफर्म करती है, उसने हमें गिफ्ट्स की लोकेशन भी बताई है। जैसे ही वो निकलने की तैयारी करते हैं, यूटिया एक आखिरी सबसे जरूरी ऑर्डर देती है। ठीक है, लेकिन याद रखना, जब तक वो खुद पहले न कहे, उद्धरण चिन्ह ब्लू मून का नाम किसी के सामने मत लेना। अब जब उनके रास्ते तय हो चुके हैं, वो पांचों अनाथ जिनकी किस्मत में कभी एक ट्रेजेडी लिखी थी, दुनिया में कदम रखते हैं। उनका भविष्य उस आदमी ने हमेशा के लिए बदल दिया था जिससे वो कभी मिले भी नहीं थे। उनमें से हर कोई कॉन्टिनेंट के एक अलग कोने की ओर निकल पड़ता है, जो एलन के दखल का जीता जागता सबूत थे। 3 महीने बीत जाते हैं। वापस पैलेटियो एस्टेट में एलन कागजी काम में डूबा हुआ है। वो फ्रस्ट्रेट होकर आह भरता है, जैसा सोचा था। मैजिक और फ्रेजेस में हुए बदलाव के बारे में कुछ भी नहीं है। मुझे खुद ही इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। वो इवान की तरफ मुड़ता है। अब याद आया, लियो को किसने मारा? इस पर इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने का काम कैसा चल रहा है? इवान रिपोर्ट करता है कि इन्फॉर्मेशन गिल्ड को कुछ भी नहीं मिला है। एलन अपने किए के नतीजों को समझकर बेचैन हो जाता है। लगता है बटरफ्लाई इफेक्ट मेरे हाथ से निकल गया है। और ये सब उन 5 डेडली सिंस को बचाने की वजह से हुआ। यहां तक कि लोरिया, जिसे कहानी में मर जाना चाहिए था, वो भी ड्यूक अल्टिया बन गई और अंडरवर्ल्ड में डरावनी स्पीड से अपनी पावर और इन्फ्लुएंस बढ़ा रही है। वो एक चौंकाने वाले नतीजे पर पहुंचता है। चलो असैसिन की इन्वेस्टिगेशन रोक देते हैं। इवान शॉक हो जाता है। हैं? सच में? एलन जानता है कि कुछ चीजों को न जानना ही बेहतर है। ये साफ तौर पर एक ऐसी सिचुएशन है जहां अज्ञानता ही परम सुख है। इस सेटिंग में ऐसा लगभग कुछ भी नहीं है जो इन्फॉर्मेशन गिल्ड के नेटवर्क से बच सके। अगर वो लोग भी कुछ नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक ऐसे जानवर को छेड़ रहा है जिसे वो संभाल नहीं सकता। अगर मैं उन चीजों में घुसने की कोशिश करूं जिनमें मुझे नहीं घुसना चाहिए, तो बदले में जो मिलेगा वो सिर्फ मौत होगी। वो समझदारी से ये नतीजा निकालता है कि सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस उसे तब तक नुकसान नहीं पहुंचाएंगी जब तक वो उनके मामलों में दखल नहीं देता। एलन मान जाता है। ठीक है, मैं उन्हें इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए कह दूंगा। तभी इवान एकदम से बोलता है, ओह, और एक और खबर है। सुना है ड्यूस को हाल ही में कैलिबर्न में एक नाइट के तौर पर अपॉइंट किया गया है। एलन का चेहरा खिल उठता है। सच में? उसके लिए बहुत अच्छा है। अपने बच्चे की कामयाबी की खबर एक अच्छा बदलाव थी। वक्त गुजरता जाता है। 3 और महीने पलक झपकते ही बीत जाते हैं। इवान हाथ में कुछ स्कीवर्स लिए एलन के पास भागकर आता है। काउंट, सुना है डाउज ने एक पूरी नाइट ऑर्डर बना ली है। एलन के गले में खाना अटकते अटकते बचता है। क्या? तब तो वो कम से कम एक्सपर्ट लेवल या उससे ऊपर का होगा। इस दुनिया में स्वॉर्ड्समैनशिप के साफ साफ रैंक्स हैं: स्वॉर्ड यूजर, स्वॉर्ड एक्सपर्ट और लेजेंडरी स्वॉर्ड मास्टर।
उसे यकीन नहीं होता। उसे अपॉइंट हुए अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, है ना? इवान इस अविश्वसनीय खबर को कंफर्म करता है। लोग इस बारे में बातें कर रहे हैं कि दुनिया 10 साल से भी कम समय में 5वां मास्टर नाइट देखेगी। एलन का सीना पिता वाले गर्व से चौड़ा हो जाता है। वो वाकई में टैलेंटेड है। ओ, मुझे उस पर बहुत गर्व है। और वक्त बीतता रहता है। 6 और महीने गायब हो जाते हैं। पांचों को ऑर्फनेज छोड़े हुए पूरा 1 साल बीत चुका है। एलन अभी काउंट होने के रूटीन में ढल ही रहा था कि इवान एक और बॉम्बशेल खबर लेकर अंदर आता है। जैसे ही एलन एक डॉक्यूमेंट साइन करता है, इवान अपडेट देता है। काउंट, मैंने अभी अभी एक बहुत ताज़ा खबर सुनी है। सुना है डेव स्वॉर्ड ऑफ कैलिबर्न बन गया है और इसी के साथ वो 5वां मास्टर नाइट बन गया है। एलन जम सा जाता है। उसके हाथ में कलम टूट जाती है। हैं? उसका दिमाग घूम जाता है। वो इस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। लेकिन सिर्फ स्वॉर्ड मास्टर्स ही मास्टर नाइट बन सकते हैं, है ना? वो सही है। साइकेडेलिया का एक स्वॉर्ड मास्टर एक सुपर ह्यूमन होता है जो ऑरा ब्लेड से भी आगे निकल चुका हो और उसने डेरिवेशन नाम की एक यूनिक और पावरफुल एबिलिटी को अनलॉक कर लिया हो। एलिन पूरी तरह से हैरान है। और तुम कह रहे हो कि ड्यूस अब एक स्वॉर्ड मास्टर है? इवान उसे ठीक करता है। अगर और सटीक कहूं तो वो बनने वाला है। उसने अभी तक अपना डेरिवेशन नहीं बनाया है, लेकिन देश ने उसे फिर भी मास्टर नाइट का टाइटल दे दिया। उसने सिर्फ चौथे स्वॉर्ड के खिलाफ ड्यूअल जीता ही नहीं है, बल्कि कैलिबर्न ने नॉर्दर्न बारबेरियंस के हाथों अपना एक मास्टर नाइट खो भी दिया था। एलन सारी कड़ियां जोड़ता है। सही है, वो 1 दशक से भी ज्यादा समय से वॉर में है। इवान बताता है कि ये अचीवमेंट कितना क्रेजी है। माना को महसूस करने और उसे मूव करने में 15 साल लगते हैं। डेरिवेशन में कम से कम कई दशक लग जाते हैं। पहला स्वॉर्ड राइनहार्ट 32 साल का था जब वो अब तक का सबसे यंगेस्ट मास्टर नाइट बना था। एलन को गेम से राइनहार्ट याद आता है। वो एकदम बीस्ट था। तीसरे मेन एपिसोड में एक टेम्पररी कंपेनियन। सही कहा, राइनहार्ट अविश्वसनीय रूप से स्ट्रांग था अपने टैलेंट के बावजूद। उसे 20 साल से ज्यादा लग गए और एक बच्चा जिसे तलवारों का कोई नॉलेज नहीं है वो मास्टर नाइट बन गया। एलन के दिमाग में एक आइडिया आता है। रुको, अगर वो सिर्फ अपने डेरिवेशन का इंतजार कर रहा है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो जल्द ही राइनहार्ट को एक स्वॉर्ड मास्टर के रूप में पीछे छोड़ देगा? शायद मैं उम्मीद से पहले ही उसके सहारे ऐश कर सकता हूं। वो जल्दी से इस आइडिया को खारिज कर देता है। या नहीं, शायद मैं नहीं कर सकता। फिर भी उसके मन का एक हिस्सा थोड़ा निराश महसूस करता है। मेरा मतलब है, मुझे सिर्फ यूटिया से ही लेटर्स मिलते हैं। होली किंगडम जाने के बाद भी उसके लेटर्स जो वो रेगुलरली भेजती रहती थी, उनमें उन डेडली सिंस की खबरें होती थीं जिनके साथ वो बड़ी हुई थी। ऐसा लगता है कि वो लोग आपस में टच में रहते हैं। वो आह भरता है, भले ही उन्होंने मेरा चेहरा कभी नहीं देखा, कम से कम वो गिफ्ट के लिए मुझे थैंक यू तो बोल सकते थे। मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन फिर वो खुद को एक मानसिक थप्पड़ मारता है। बेसिक्स पर वापस आते हैं। मैं तो इसी बात के लिए शुक्रगुजार हूं कि 5 डेडली सिंस में अवेकन होने के बाद उन्होंने किंगडम को तबाह नहीं किया। वो खिड़की से बाहर देखता है और एक सच्ची राहत की भावना उसे घेर लेती है। जब तक वो सब ठीक कर रहे हैं, मैं खुश हूं। इस बीच कैलिबर्न की राजधानी कीर्थम में शानदार सोलर एक्लिप्स नाइट्स की ग्रैंड मैंशन के अंदर हवा ट्रेनिंग की आवाज़ों और चमचमाते स्टील की चमक से भरी हुई है। भारी भरकम आर्मर में एक अकेला आदमी एक शानदार खिड़की के पास खड़ा है जो अपनी ही सोच में डूबा हुआ है। ये है डेउस मैकैलियन, सोलर एक्लिप्स नाइट्स का कैप्टन, सबसे यंगेस्ट मास्टर नाइट। उसकी नज़र नीचे आंगन में आती हुई एक जवान औरत पर पड़ती है। वो ऊपर देखती है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है और वो पुकारती है, आह भाई। ड्यूस के चेहरे पर कई सारे इमोशंस की एक झलक दिखती है। वो घबराकर दूसरी तरफ देखने लगता है। पूरा 1 साल हो गया है, लेकिन उस बारे में सोचने पर आज भी शर्मिंदगी महसूस होती है। उसका दिमाग एक भयानक याद में खो जाता है जब मैंने उन काली चीज़ों के हाथों अपना सब कुछ खो दिया था। उसे याद है कि कैसे वो बेबसी से देखता रहा जब परछाई जैसे हाथों ने उसकी बहन को उससे छीन लिया था। वो याद बेकाबू गुस्से और नफरत का एक बवंडर है जिसने उसके पास उम्मीद की एक किरण के सिवा कुछ नहीं छोड़ा था। वो अंधेरे में समा गया था। उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। एक अंधेरी कोठरी में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। उसने उस अकेली चीज को कसकर पकड़ रखा था जो उसके पास बची थी। तभी उसकी निराशा में एक रोशनी दिखाई दी, सिर्फ इसलिए कि ग्रेट मून ने मेरी जान बचाई थी। ये उसके प्रति अपनी वफादारी की कसम खाने के लिए काफी नहीं था, लेकिन क्योंकि उसने वादा किया था कि मैं अपने हाथों से बदला ले सकता हूं, मैंने ब्लू मून के तहत ऑर्डर्स को फॉलो किया। सालों तक उसने उनकी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के हिस्से के रूप में काम किया, खतरनाक मिशंस और क्रूड ट्रेनिंग ली। उसने कभी अपनी परवाह नहीं की, सिर्फ अपने बदले की नींव बनाने पर ध्यान दिया। और फिर उसे अपना पहला पर्सनल ऑर्डर मिला। लेटर सिंपल था, साउदर्न कैलिबर्न में एक छोटा सा होटल। मैंने वहां एक गिफ्ट छोड़ा है, जाकर देखो।
वो एक्साइटेड नहीं था। वो उस लोकेशन पर यह सोचते हुए गया कि वहां आखिर क्या हो सकता है। और उस अचानक आए लेटर में उसे वो एक चीज मिली जिसे वो हमेशा के लिए खो चुका समझता था। वो एक साये की तरफ भागा, एक ऐसी याद जिसे वो हमेशा के लिए अंधेरे में खोया हुआ समझता था। वो फर्श पर झाड़ू लगाती उस लड़की की ओर भागा जो उसकी टूटी हुई आत्मा का दूसरा हिस्सा थी। ग्रेट मून की तरफ से यही असली गिफ्ट था, कोई तलवार नहीं, कोई सोना नहीं, बल्कि एक ऐसा रिश्ता जिसे वो हमेशा के लिए टूटा हुआ समझता था। वो उससे जाकर टकराता है, अपना चोगा गिरा देता है और उसे कसकर अपने सीने से लगा लेता है। उसकी बहन हैरान और अवाक उसे देखती रह जाती है। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भर आते हैं जब उसे इस नामुमकिन सच का एहसास होता है। और सालों में पहली बार पत्थर दिल डेउस रो पड़ता है। सारा दर्द, अकेलापन और गुस्सा आंसुओं के सैलाब में बह जाता है। उसके मन में यकीन और खुशी का तूफान मचा हुआ था। मेरी छोटी बहन, जिसे मैंने मरा हुआ समझ लिया था, वो जिंदा है। उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी, रोते हुए बस उसका नाम निकला, साइली। पीछे हटकर वो उसकी आंखों में देखता है, ये जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या था। मेरे तुम्हें खोने के बाद क्या हुआ था? साइली, उसकी सालों पहले खोई हुई बहन, भीगी आंखों से मुस्कुराती है और वो बड़े प्यार से उसके गाल से आंसू पोंछता है। बाद में एक शांत और आरामदायक कमरे में बैठकर साइली उसे सब कुछ बताना शुरू करती है। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें बीते हुए कल का बोझ साफ महसूस हो रहा था। जब वो चीजें मुझे तुमसे दूर ले गई थीं। और हम एक भयानक फ्लैशबैक में पहुंच जाते हैं जहां एक अंधेरी, कई मंजिला जेल दिखाई देती है। उस अंधेरे में मुझे अपनी बारी का बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा। उसे वो दिन याद आता है जब उसे बलि की वेदी के सामने लाया गया था। आखिरकार उसके मरने की बारी आ चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो पूरी तरह नाउम्मीद हो चुकी थी, एक तेज रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया और एक रहस्यमयी हाथ ने उसे खींचकर बचा लिया। वो भागने में और जिंदा रहने में कामयाब हो गई थी, पर उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। सालों बाद वो गुलामों के सौदागरों के हाथों पकड़े जाने ही वाली थी, लेकिन इस बार इवान नाम का एक मर्सनरी बिजली की तरह वहां आ धमका। उसने उसे पकड़ने वालों को एक झटके में काट डाला और उसकी जान बचा ली। वापस प्रेजेंट में साइली बताती है, उसके बाद मुझे स्पॉन्सर से एक बहुत कीमती दवा मिली। वो एक खत दिखाती है जो उसे एलन से मिला पहला खत था। इसमें पैलेटियो नाम के अंडर उसे लगातार सपोर्ट और सेफ्टी देने का वादा किया गया था, और यहां तक कि उसके भाई बहन का भी जिक्र था। आंखों में आंसू लिए वो ड्यूस की तरफ देखती है और कहती है, उन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, मैं उसके लिए उनकी बहुत शुक्रगुजार हूं। ड्यूस के तो होश ही उड़ गए। द ग्रेट मून, एलन पैलेटियो को ये सब पता था? उन्होंने अपने नाम के नीचे तुम्हारी हिफाजत की? उसका दिमाग घूम जाता है। एलन को ये सब कैसे पता हो सकता है? द ग्रेट मून को इस बारे में पता कैसे चला? वो अपना हाथ पकड़ लेता है और सारी बातें उसे अब समझ आने लगती हैं। मैंने तो कभी किसी को अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया, और यूटिया को भी बस इतना पता चला था कि ब्लैक लैम ने मुझे पकड़ लिया है। तो फिर कैसे? अचानक उसे सब कुछ समझ आ जाता है। द ग्रेट मून सिर्फ पावरफुल नहीं है, वो सब कुछ जानता है। जैसे किसी पजल के सारे टुकड़े अपनी जगह पर फिट हो गए हों। उसके मन में अपने रहस्यमयी मददगार को लेकर जितने भी सवाल और शक थे, वो सब एक पल में गायब हो गए। अब जाकर उसे यूटिया की अटूट, लगभग दीवानगी भरी भक्ति का कारण समझ आया। वो कोई बेचैनी नहीं थी, वो जानकारी थी। उसे सब पता था। उसे यूटिया की बातें याद आती हैं जो उस वक्त उसे समझ नहीं आई थीं। एक तलवार खुद के लिए नहीं सोच सकती, है ना? ड्यूस को एक झटके में सच्चाई का एहसास होता है, लेकिन बेवकूफ तो मैं खुद था। और वो उस दिन के फ्लैशबैक में चला जाता है जब द ग्रेट मून ने उसे अपना नया मिशन दिया था। उसे अपने मददगार के शब्द याद आते हैं, जो उस वक्त उसे बस एक हिम्मत देने वाली बात लगी थी। वो वादा कि अच्छी चीजें होंगी। शुक्रगुजारी का एक आंसू उसकी आंख से निकल आता है। उन्हें पहले से सब कुछ पता था, और वो उस बच्चे को हिंट दे रहे थे जो अकेले जिंदा रहने के लिए छूट गया था। साइली उसकी अचानक खामोशी देखकर चिंता से पूछती है, भाई? ड्यूस तसल्ली देने के लिए अपना हाथ उसके सिर पर रखता है। उसने शक किया था, एक नाफरमान तलवार की तरह अपनी मनमानी की थी, लेकिन द ग्रेट मून ने उस पर सिर्फ दरियादिली और रहम दिखाया था। ड्यूस को अब जाकर उस आदमी के प्लान्स की गहराई समझ आती है। एलन सिर्फ एक स्पॉन्सर नहीं है, वो एक भगवान जैसी हस्ती है जो उनकी किस्मत के साथ शतरंज खेल रहा है और उनकी खुशियों को पक्का कर रहा है। सालों तक ड्यूस के मन में नफरत और बदले के सिवा कुछ नहीं था, पर अब मेरी फैमिली का जिंदा रहना ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। अपनी बहन की खुश, बेफिक्र मुस्कान को दोबारा देखना एक ऐसा खजाना था जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब वो यूटिया को पूरी तरह समझ गया था। वो सोचता है, तुम्हें भी जल्द ही समझ आ जाएगा कि मैं उस आदमी को क्यों फॉलो करता हूं। यूटिया का विश्वास अंधा नहीं था, उसने इसे कमाया था। और अब ड्यूस का विश्वास भी वैसा ही है।
मुझे उनका एहसान चुकाना होगा। उसका बदला लेने का पर्सनल मिशन अब खत्म हो चुका है। उसकी जगह एक नया और ज्यादा बड़ा मिशन ले लेता है, कैलिबर्न का मास्टर नाइट बनना, जो पावर का सबसे ऊंचा मुकाम है, और अपना एक पर्सनल नाइट ऑर्डर बनाना, द सोलर एक्लिप्स, जिसमें पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे महान तलवारबाज होंगे। वापस प्रेजेंट में ड्यूस उसी ऑर्डर के कैप्टन के तौर पर खड़ा है। उसका एक साथी पास आता है। कैप्टन, वक्त हो गया है। अपने राइट हैंड मैन के साथ ड्यूस अपने वफादार नाइट्स की कतारों के पास से गुजरता है। ये अभियान सोलर एक्लिप्स के लिए पहला कदम साबित होगा। सोलर एक्लिप्स के नाइट्स अटेंशन में खड़े हैं। उनकी वफादारी और ताकत ड्यूस के शानदार सफर का सबूत है। उसका इरादा पक्का है। मुझे परवाह नहीं कि आगे कोई भी मुश्किल आए। वो उसे तोहफे में मिली लेजेंडरी तलवार की मूठ पकड़ता है। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब मैं अपना शुक्रिया अदा कर सकूं और साथ में एक ऐसा इनाम दे सकूं जो उन्हें संतुष्ट कर दे। अपनी तलवार को ऊपर उठाए, एक पर्पल ऑरा में नहाया हुआ। ड्यूस अब सिर्फ बदले का एक जरिया नहीं है, वो एक सच्चा नाइट है जो अपना मकसद पूरा करने के लिए तैयार है। और इस तरह सोलर एक्लिप्स नाइट्स बर्फीले नॉर्थ की तरफ अपना मार्च शुरू करते हैं ताकि बारबेरियन की फौजों से लड़ सकें, जो उनका पहला असली टेस्ट है। उधर इस बर्फीले बैटलफील्ड से कोसों दूर एलन कुछ सुकून के पल बिता रहा है। फुआ टिल्ड कितना सुकून है। वो अंगड़ाई लेते हुए एक पत्थर की दीवार से टिककर बैठ जाता है। उसके चारों ओर किताबें बिखरी हैं, शायद इसलिए क्योंकि मेरे सारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं टिल्ड। लेकिन उसका ये सुकून का पल हवा के एक तेज झोंके से टूट जाता है जो उसके कीमती रिसर्च नोट्स को बिखेर देता है। अरे नहीं, ये सब तो उड़े जा रहे हैं। वो चिल्लाता है और उड़ते हुए कागजों को पकड़ने के लिए हाथ पैर मारता है। अपने नोट्स इकट्ठा करने के बाद वो अपनी गंदी हैंडराइटिंग को देखते हुए खुद से बड़बड़ाता है, मुझे कर्सिव में लिखने की क्या जरूरत थी? अब से मैं बेहतर लिखूंगा। वापस बैठकर वो बड़े ध्यान से अपनी खोज को ऑर्गेनाइज करने लगता है। लेबिरिंथ से लौटने के बाद मैंने फ्रेज पर रिसर्च करने में फोकस किया। हमारा एमसी अपने सीरियस रिसर्च मोड में काफी क्यूट लग रहा है ना? उसके नोट्स में पुराने मैजिक सिस्टम का एनालिसिस है। उसने पाया है कि हर फ्रेज अलग तरह से बदलता है। उसकी पहली केस स्टडी है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन फ्रेज एक मैजिक की खामी को मजबूत करने का काम कर सकता है, जिससे एक फ्लॉड स्पेल मजबूत हो जाता है और उसकी रेंज जबरदस्त तरीके से फैल जाती है। लेकिन इतना ही नहीं, रिफ्रैक्शन का इस्तेमाल फॉर्म को कुचलने और प्रोजेक्टाइल को बदलने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे स्पेल की बेसिक प्रॉपर्टीज हवा में ही बदल जाती हैं। वो इस कॉन्सेप्ट को मन में इमेजिन करता है, एक स्पेल जो आगे बढ़ते हुए मुड़ रहा है और अपनी हालत बदल रहा है। एक और फ्रेज जिस पर उसने रिसर्च की है वो है ब्लू लाइट, एक सिंपल लेकिन असरदार मॉडिफायर जो पैरेलल मैजिक जैसे इलेक्ट्रिसिटी को मजबूत करता है। उसे वो कैनियन याद आता है जहां उसने अनजाने में इसकी पावर का इस्तेमाल करके बिजली का एक बहुत बड़ा गोला बनाया था। फिर आता है लाइन ऑफ डायफ्रैक्शन, जो पेनिट्रेशन और क्रिटिकल इफेक्ट्स जोड़ता है और एक नॉर्मल स्पेल को आर्मर पियर्सिंग क्रिटिकल हिटिंग मॉन्स्टर बना देता है। उसे वो इफेक्ट याद आता है, एक ऐसा धमाका जो सिर्फ टकराता नहीं बल्कि अपने टारगेट के आर पार निकल जाता है। उसने कोर रूल्स भी नोट कर लिए हैं, कोई मिसमैच फ्रेज नहीं, कोई रिपीट नहीं, और एक स्पेल में ज्यादा से ज्यादा 4 फ्रेज इस्तेमाल हो सकते हैं। उससे ज्यादा हुए तो स्पेल फेल हो जाता है। वो आह भरता है, मेरे माना होल की वजह से मैं दिन में सिर्फ एक मैजिक इस्तेमाल कर सकता हूं, इसलिए इतना सब पता लगाने में बहुत टाइम लग गया। उसे अपनी रिसर्च की मुश्किलें याद आती हैं। इस दुनिया की सेटिंग में बेबीलोनिया के हैंड साइंस और फ्रेजेस को लोग कब का भूल चुके थे, इसलिए इस पर कोई जानकारी नहीं थी। आखिरकार मुझे यह रिसर्च खुद ही करनी पड़ी। वो सोचता है, भले ही मैंने मैजिक सिर्फ खुद को बचाने के लिए सीखा था, पर मुझे इसमें मजा आने लगा था। अब प्रैक्टिकल टेस्ट का टाइम है। चलो 2 महीने की एक्सपेरिमेंटिंग का नतीजा देखते हैं, वो कहता है, और उसके हाथ में बिजली कड़कड़ाने लगती है। वो स्पेल कास्ट करने के लिए जरूरी सटीक और मुश्किल हैंड साइंस बनाना शुरू करता है। माना का एक गोला उसके हाथ के ऊपर इकट्ठा होता है और वो पहला फ्रेज बोलता है। माना स्फीयर के फोकल पॉइंट को हटाकर वो एक इम्बैलेंस पैदा करता है जिससे कच्ची बिजली चमकती है। पहला फ्रेज है फिक्सेशन, जो इस क्योटिक एनर्जी को एक इस्तेमाल करने लायक फॉर्म में स्थिर करता है। बिजली जुड़कर एक चमकते हुए गोले में बदल जाती है जो उसके सामने हवा में तैर रहा है। अगला वो बोलता है कंप्रेशन, गोला सिकुड़ने लगता है और उसकी एनर्जी डेंसिटी आसमान छूने लगती है। बिजली और भी कसकर पैक होती जाती है, एक छोटी से छोटी जगह में सिमटती हुई। तीसरा फ्रेज है ब्रेकडाउन, वो कंप्रेस्ड एनर्जी जोर से बिखर जाती है और खतरनाक रूप से अनस्टेबल होकर बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाती है। आखिर में वो फ्लीटिंग ब्लूम बोलता है, जो इस विस्फोटक एनर्जी को उसका आखिरी रूप और मकसद देता है। वो उस बेकाबू एनर्जी को कमांड देने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। पावर का एक बहुत बड़ा गोला आसमान की तरफ बढ़ता है और बिजली बनकर नीचे कड़कड़ाता है। स्पेल फटता है,
लेकिन एक धमाके की तरह नहीं, बल्कि शुद्ध कड़कड़ाती फिरोजी एनर्जी के एक शानदार पेड़ जैसे स्ट्रक्चर के रूप में एलन मन में नोट करता है। ओह, तो ऑर्डर का भी फर्क पड़ता है, क्योंकि जब मैंने ब्रेकडाउन पहले इस्तेमाल किया था तो वो फेल हो गया था, लेकिन उसका ख्याल दूर से आती एक हैरान आवाज से टूट जाता है। नामुमकिन। एलन झटके से अपना सिर घुमाता है और उसका दिल डूब जाता है। वो अकेला नहीं था। पास के एक मेहराब में दो लोग खड़े थे जिन्हें यहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। वो थी आग जैसे बालों वाली कालिया, और उसके साथ एक बूढ़ा आदमी जिसे देखकर लग रहा था जैसे उसके शरीर से आत्मा ही निकल गई हो, और वो यकीन न करते हुए अपना सीना पकड़े हुए था। एलन घबराने लगता है और उस बिन बुलाए मेहमान को पहचानते ही उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल दौड़ता है, क्या कालिया यहाँ क्या कर रही है? वो बूढ़ा आदमी हकलाता है। उसका मोनोकल शॉक के मारे लगभग उसके चेहरे से गिरने ही वाला था। ओरिजिन मैजिक इस्तेमाल करने का मतलब है कि ये 7 सर्कल मेज के कैलिबर का है। एलन को कुछ समझ नहीं आ रहा। ओरिजिन? वो सोचता है, और पसीने की एक बूंद उसके चेहरे से नीचे लुढ़कती है। वो दोनों देखने वाले पहले उस रॉ पावर के नज़ारे को घूरते हैं और फिर उस लड़के को, जो कन्फ्यूजन में बस इतना ही हकला पाता है, ओरिजिन मैजिक मैंने